हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ एक न्यू स्टोरी टू अमर करता हूँ आप इसको भी सपोर्ट करोगे टू। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 1 घायल रुद्रांश। रात का समय एक बड़ी सी खाई के अंदर एक 11 से 12 साल का रुद्रांश बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर बहुत जगह पर चोटें लगी हुई थी, उसे कई जगह पर तो खून भी निकल रहा था। कुछ समय बाद रुद्रांश हल्की खांसी के साथ होश में आया। होश में आते हैं उसको अपने शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। अपनी शरीर के दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसे अपने चारों ओर हड्डियां ही हड्डियां दिख रहती। अभी वह जरूर देख ही रहा था कि तभी उसे अपने दाहिने हाथ की तरफ कुछ ही दूरी पर एक लाल लॉकेट हड्डियों के बीच गिरा हुआ दिखा, जिस पर एक लाल हीरा जड़ा हुआ था। लॉकेट को देखते हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपने आप से बोला, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया। दरअसल लॉकेट उसकी मां की दी हुई एक खास तोहफा था। उसकी मां ने उसे ये लॉकेट देते हुए बोला था कि यह हमारे परिवार की एक आखिरी विरासत है और तुम्हें इसकी हर हालत में हिफाजत करनी है, कभी भी इसे अपने गले से मत निकालना। फिर उसने अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए बड़ी ही कठिनाई से अपना हाथ उसे लॉकेट के पास गया, पर जब तक उसका हाथ लॉकेट पर आता उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसका हाथ ठीक उस लॉकेट के ऊपर गिर पड़ा। जब उसका हाथ लॉकेट पर गिरा तो उसके हाथों से रिश्ता हुआ खून उसे लॉकेट पर लग गया। फिर एक चमत्कार हुआ, उस लॉकेट में से एक लाल रंग की रोशनी निकली और अपनी चारों तरफ गिरे हुए सभी हड्डियों को घेर लिया। फिर वह हड्डियां आपस में मिलकर दो जानवरों का आकार लेने लगी। एक जानवर बिल्कुल पक्षी जैसा और दूसरा जानवर एक ड्रैगन जैसा दिख रहा था। फिर दोनों में से जो पक्षी था उसके हड्डियों से नीली आग की लपटें निकल रही थी और उस ड्रैगन के हड्डियों से बैंगनी बिजली निकल रही थी। फिर दोनों जानवरों ने मिलकर एक दहाड़ निकाला और धीरे धीरे धुएं में बदलकर उस लॉकेट के अंदर चली गई। फिर लॉकेट एक तेज धमाके के साथ फट गया। उसके बाद जहां पर वह लॉकेट फटा था वहीं से धीरे धीरे एक लाल रोशनी न छोटी ही निकलने लगी। फिर उस लाल रोशनी में से वही नीली आग और बैंगनी बिजली निकलकर आपस में मिलते हुए एक तलवार में बदल गई, जो दिखने में बिल्कुल एक दैवीय तलवार की तरह लग रहा था, जिसका हैंडल एक पक्षी जैसा, जबकि पूरे तलवार पर एक ड्रैगन बना हुआ था। हैंडल बिल्कुल उस नीली पक्षी की तरह लग रहा था और तलवार बिल्कुल बैंगनी था। तलवार के हैंडल के ठीक नीचे एक लाल रंग का पत्थर जड़ा हुआ था जो बहुत तेज चमक रहा था। फिर कुछ समय के बाद जब वह तलवार पूरी तरह से बनकर तैयार हुई, फिर वह उड़ते हुए रुद्रांश के सीने के अंदर समाहित हो गई। जब ये हुआ तो उसके के शरीर में अचानक से नीली आग और बैंगनी बिजली निकलने लगी, जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। फिर बहुत पूरे शरीर को ढककर एक कोकून में बदल गई। जहां ये सब हो रहा था वहीं दूसरी तरफ उस खाई से कुछ ही दूर शक्तिनगर राज्य की राजधानी महाबली नगर में एक छोटे से घर में रुद्रांश की मां इधर उधर चिंतित होकर टहल रही थी। अमन ही मन बड़बड़ा रही थी, रुद्रांश, रुद्रांश कहाँ हो तुम? कल से तुम घर नहीं लौटे। कहीं कोई कुछ हो तो नहीं गया मेरे बच्चे को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो एक महान परिवार का महान वंशज है। उसे अब इस दुनिया में बहुत कुछ करना है। उसे ऐसे कुछ नहीं हो सकता। वो ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि उनकी घर पर एक दस्तक हुई। घर पर किसी की दस्तक सुनकर रुद्रांश की मां सुनीता झट से दौड़कर गई और घर का दरवाजा खोला। बाहर देखा तो सुमंत जी बाहर उनके दरवाजे पर थे। कहने को तो सुमंत जी शक्तिनगर राज्य के राज परिवार के गुरुकुल के एक आचार्य थे, परंतु उनका एक दूसरा परिचय भी था जो कि रुद्रांश और उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। खैर, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब सुनीता जी ने दरवाजा खोला तो सुमंत जी के साथ रुद्रांश के उम्र का एक लड़का उनके साथ था जिसका नाम ध्रुव था। जब सुमंत जी ने दरवाजा खुलते देखा तो उन्होंने सुनीता जी को प्रणाम करते हुए बोले, प्रणाम भाभी। ध्रुव ने भी अपने पिता की तरह सुनीता जी को प्रणाम किया। सुनीता बोली, प्रणाम सुमंत जी। फिर ध्रुव के सर पर हाथ फेरा। फिर उन्होंने उन दोनों को अंदर बुलाया और पूछा, आपको कुछ पता चला रुद्रांश के बारे में? सुमंत जी बोले, भाभी, अभी तक तो राजकुमार का कोई पता नहीं चला है और ध्रुव जो कि राजकुमार रुद्रांश के साथ हमेशा रहता है वो भी कल साधना करने बाहर गया हुआ था। सुनीता बोली, मैंने आपको कितनी बार कहा है आप रुद्रांश को राजकुमार ना बोला करें, आपको तो पता ही है कि वह कौन है। अगर उन सभी को उसके बारे में पता चला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है।
सुमंत जी बोले जी भाभी मुझे माफ कीजिए, आगे से मैं उनको रुद्रांश ही बोलूंगा। सुनीता बोली ठीक है, फिर आप जल्दी से जल्दी उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसको कोई कुछ कर ना दे। सुमंत जी बोले, आप चिंता ना करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, रुद्रांश को कुछ नहीं होगा। इतना कहकर सुमन जी सुनीता जी से विदा लेकर वहां से चले गए। सुनीता जी बोली मेरे बच्चे कहाँ गया है, तू जल्दी से वापस आ जा। उधर दूसरी तरफ खाई के अंदर रुद्रांश एक कोकून के अंदर बंद हुआ था कि तभी धीरे धीरे उस कोकून में हलचल होने लगी। थोड़ी देर बाद उस कोकून में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी, फिर धीरे धीरे दरारें बढ़ते हुए पूरी कोकून में फैल गई। कुछ समय बाद वह कोकून पूरी तरह से फट गया, चारों तरफ उसकी ऊर्जा फैल गई, फिर वही ऊर्जा धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए रुद्रांश के पास उसके भौहों के बीच समाने लगी। कोकून की सारी ऊर्जा जब रुद्रांश की शरीर में समा गया, तभी रुद्रांश के शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा प्रविष्ट हुआ और उसका पूरा शरीर नीली लपट और बैंगनी बिजली से चमकने लगी। कुछ देर बाद रुद्रांश के शरीर से सारी चमक अपने आप ही शरीर में समा गई, पर अभी तक रुद्रांश को होश नहीं आया था। कुछ ही समय में धीरे धीरे आसमान में सूर्योदय होने को आया था। इस समय चारों ओर ठंडी हवाएं बह रही थी, चारों ओर पेड़ पौधों में पत्तियों में छोटे छोटे ओस की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक रही थी। कुछ समय बाद आसमान में सूरज की कोमल किरणें धरा को रोशन करने लगी। इसी समय जब हाँ पर रुद्रांश पड़ा हुआ था, उसी के ठीक पास वाली पेड़ की पत्तियों से एक छोटा ओस की बूंद पत्तों से फिसलते हुए ठीक जाकर रुद्रांश के गाल पर गिरा, जिस वजह से रुद्रांश के शरीर में कुछ हलचल आनी शुरू हो गई। फिर रुद्रांश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। जब रुद्रांश अपनी आंखें खोला तो उसे अपने चेहरे पर कुछ ठंडा ठंडा महसूस हुआ। तब उसने अपने हाथ को अपने चेहरे पर लाया और अपने मुंह को ठीक से साफ किया और धीरे से उठने की कोशिश की। जब वह पूरी तरह से होश में आया तब उसे कुछ अजीब सा लगा। फिर उसे कल रात की बात याद आई कि कैसे उसने अपनी मां के दिए हुए लॉकेट को पकड़ने की कोशिश की, पर उससे पहले ही वह बेहोश हो गया था और उस समय उसे कितना दर्द हो रहा था। तब उसे कुछ एहसास हुआ, उसने अपने शरीर को देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं था और उसे दर्द भी नहीं हो रहा था। दरअसल रुद्रांश को अच्छी तरह से याद था कि वो रात को कितनी बुरी तरह से घायल था और उसके शरीर पर कई जगह पर चोटें लगी हुई थी। लेकिन अब जब उसने अपने शरीर को देखा तो उसके शरीर पर एक भी चोट नहीं था। फिर वह असमंजस में अपने आप से ही बड़बड़ाया, क्या मैं कल रात कोई सपना देख रहा था? पर जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो वो एक खाई में गिरा हुआ था। उसके पीछे एक बड़ा सा पेड़ था, उसके चारों तरफ इंसान और जानवरों की हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई थी। ये सब देखकर वो अपने आप को अनेक विचारों से भरा हुआ महसूस किया। रुद्रांश अभी यह सब सोच ही रहा था कि उसके सिर में बहुत तेज दर्द हुआ, जिस वजह से वो कराहने लगा। कुछ समय बाद उसके शरीर में से दो परछाइयां निकालकर उसके सामने तैरने लगी। फिर धीरे धीरे रुद्रांश को अपने सर का दर्द कुछ कम होता हुआ महसूस हुआ। फिर जब रुद्रांश को कुछ राहत मिली तो उसका उन दो तैरती परछाई पर ध्यान गया। जब उसने उन दो तैरती परछाइयों को गौर से देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल इस दुनिया में हमारे पृथ्वी की तरह लोग तो रहते थे, पर यहाँ पर कोई भी काम हमारे पृथ्वी के जैसा पैसों से नहीं होता था। जहां हमारे पृथ्वी में अमीर लोग, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन ही देश चलाते थे, वही इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ होता था। यहाँ पर कोई भी इंसान बिना शक्ति के अगर है तो वो किसी दरिद्र से कम नहीं है, या यूं कहें कि उससे भी बदतर है। इस दुनिया में शक्तियां योद्धाओं की स्तर को देखकर मापी जाती है, जिसे इस दुनिया में युद्ध स्तर कहा जाता है। युद्ध स्तर इस दुनिया में कई भागों में विभाजित है, जैसे कि सबसे छोटा स्तर मनुष्य स्तर, उसके ऊपर 7 चक्र के नाम पर 7 स्तर होते हैं। इन 7 स्तरों में जब कोई योद्धा मूलाधार चक्र को जागृत कर लेता है तब उसे मूलाधार चक्रीय योद्धा कहा जाता है। वैसे ही जब कोई योद्धा अन्य चक्र को जागृत कर लाता है तो उसे उस चक्र के स्तर का योद्धा माना जाता है। इस स्तरों में भी योद्धा को कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। जैसे कि सामान्य मनुष्य के स्तर पर योद्धाओं को 10 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। इन्हीं 10 पड़ाव से गुजर जाने के बाद ही वो योद्धा अगले पड़ाव में उत्तीर्ण हो सकता है। इस प्रकार हर चक्रीय स्तर में 3 पड़ाव होते हैं।
जब कोई योद्धा अपने शरीर के सारे 7 चक्रों को जागृत कर लेता है तो वह एक पृथ्वी स्तर का योद्धा बन जाता है। खैर, रुद्रांश अभी तक सिर्फ एक सामान्य शिष्य था जिसका कोई युद्ध स्तर नहीं है। दरअसल इस दुनिया में हर योद्धाओं के पास एक युद्ध आत्मा होती है जो कि उस योद्धा को उसकी युद्ध स्तर बढ़ाने में मदद करती है। अगर किसी योद्धा के पास युद्ध आत्मा ना हो तो वो योद्धा कभी भी अपने युद्ध स्तर को बढ़ा नहीं सकता है। यहाँ तक कि इस दुनिया में सामान्य लोगों के पास भी अनेक प्रकार का युद्ध आत्मा होता है। इन युद्ध आत्माओं में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी पेड़ का युद्ध आत्मा, किसी हथियार का युद्ध आत्मा या फिर किसी जानवर का युद्ध आत्मा। रुद्रांश के पास अभी तक कोई भी युद्ध आत्मा नहीं था। इस वजह से रुद्रांश कभी भी अपना युद्ध स्तर बढ़ा नहीं पा रहा था। इसी वजह से जब उसने अपनी आंखों के सामने तैरती हुई 2 परछाइयों को देखा जो कि बिल्कुल किसी युद्ध आत्मा की तरह लग रही थी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, ये क्या, ये तो किसी युद्ध आत्मा की तरह लग रही है और वह भी 2-2। पर आचार्य ने तो कहा था कि मेरे शरीर में कोई युद्ध आत्मा नहीं है और कभी भी मैं योद्धा नहीं बन सकता, पर अब ये 2-2 युद्ध आत्माएं कहाँ से आई? क्या यह मेरी युद्ध आत्माएं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर उसने अपने आंखों को रगड़ते हुए फिर से देखा, पर इस बार भी उसके सामने वही परछाई दिख रही थी। फिर भी उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ तो उसने अपने आप को कसकर एक थप्पड़ मारा। फिर उसी समय वो दर्द की वजह से कराह उठा। फिर उसने अपने गाल को सहलाते हुए बोला, नहीं, ये कोई सपना नहीं है। फिर उसके मुख पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई और वो बहुत जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। दरअसल इस दुनिया में हर योद्धाओं का युद्ध आत्मा अपने 8वें जन्मदिन पर ही प्रकट होती है और इसके लिए योद्धाओं को एक खास तरह की पत्थर, जिसे आत्मा पत्थर कहा जाता है, उस पर अपनी आत्मा शक्ति को भेजकर अपने युद्ध आत्मा का जागृत करना पड़ता है। पर जब रुद्रांश के युद्ध आत्मा की जागृति के समय था तब उसके शरीर में कोई भी आत्मा जागृत नहीं हुई थी। तो सब ने यह मान लिया कि रुद्रांश के शरीर में कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है और इसी वजह से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। शरीर में युद्ध आत्मा नहीं होने की वजह से लोग हमेशा उसे हेय दृष्टि से देखते थे, हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। पर अब जब उसके शरीर में ये 2 युद्ध आत्मा प्रकट हो गई थी तो वह खुश कैसे नहीं होता। रुद्रांश अभी खुश हो ही रहा था तभी उसके शरीर में से एक लाल रंग की रोशनी निकलने लगी, जिसे देखकर रुद्रांश एकदम से चौंक गया और ध्यान से अपने शरीर को देखने लगा। वह लाल रंग की रोशनी रुद्रांश के शरीर से निकलते हुए एक लाल रंग के बड़े से नाग में बदलकर उन्हें 2 युद्ध आत्माओं के साथ घूमने लगी, जिसे देखकर रुद्रांश अवाक रह गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर तक तो वह कुछ समझ ही नहीं पाया। वो इतने सदमे में था कि वह कुछ समझने की हालत में ही नहीं था। फिर जब उसे होश आया तब वो और भी ज्यादा खुश हो गया और चारों तरफ नाचने कूदने लगा और चारों तरफ चिक चिक कर बोल रहा था, अरे ये भी एक युद्ध आत्मा है, हा हा हा। मेरे पास 3-3 युद्ध आत्मा है, अब मुझे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता, हा हा हा। कुछ देर बाद रुद्रांश शांत हो गया और उसने अपने युद्ध आत्माओं को अपने अंदर फिर से बुलाने की कोशिश करने लगा, जिससे वह 3 युद्ध आत्माएं धीरे धीरे उड़ते हुए धुएं में बदल गई और वापस रुद्रांश के शरीर में समाहित हो गई। फिर रुद्रांश ने चारों तरफ देखा तो उसे चारों ओर उसे कंकाल ही दिख रही थी। फिर उसे कुछ याद आया और वो इधर उधर परेशानी में कुछ ढूंढने लगा। दरअसल वह जिस चीज को ढूंढ रहा था वह वही लाल रंग का लॉकेट था जिसमें एक लाल पत्थर चढ़ा हुआ था। फिर वह अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा, मैंने वो लॉकेट अपने बगल में ही देखा था, पर अब वह कहाँ गया? यही सोचते सोचते वह बहुत परेशान हो गया। तभी उसे अपने दाहिने हाथ में कुछ महसूस हुआ। जब उसने अपने दाहिने हाथ की कलाई पर देखा तो वहां पर एक लाल रंग चमकता हुआ महसूस हुआ। फिर उस लाल रंग के इर्द गिर्द कुछ लकीरें उभरने लगी जो कि एक तलवार का आकार लेने लगी। जब उसने उस लाल रंग को दिखा तो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। दरअसल यह वही लॉकेट था जिसमें वह लाल रंग का पत्थर चढ़ा हुआ था। उसे देखकर रुद्रांश बिल्कुल चौंक गया। फिर उसने अपने आप से ही बड़बड़ाया है, अरे ये तो वही पत्थर की तरह लग रहा है जो कि मेरे लॉकेट पर था, तो क्या वह लॉकेट भी मेरे अंदर चला गया है? ये सब सोचते सोचते उसके सर में दर्द होने लगा। फिर उसने फैसला किया कि इसके बारे में वो अपने माँ से बात करेगा।
फिर सोचने लगा चलो कोई बात नहीं, मैं माँ से इस बारे में बाद में बात कर लूंगा, पर अब मैं चलता हूँ, मन में बहुत परेशान हो रही होगी मेरे लिए। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। दरअसल ये खाई जिसमें रुद्रांश गिरा था वह दो पहाड़ियों के बीच स्थित था, जिस वजह से कोई भी इंसान खाई के नीचे से चलकर उस पहाड़ी को पार कर सकता था। पर कुछ अफवाहों की वजह से लोग यहाँ से गुजरने से डरते थे। दरअसल कहा जाता था कि इस खाई में बहुत से लोगों को डाकुओं ने मारकर फेंक दिया था, जिस वजह से यहाँ पर उनकी आत्माएं बात करती है, और अगर कोई यहाँ आता है तो उसे यही आत्मा उन्हें मार ही देते हैं, जिस वजह से कोई भी यहाँ नहीं आता है। पर रुद्रांश जो कि यहाँ गिरा हुआ था, अब वो जान चुका था कि यहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय हड्डियों के, तो उसे ही तना डर भी नहीं लग रहा था। चलते चलते वो कल रात की बात याद कर रहा था जब वो उस खाई में गिरा था। जब वो खाई में गिर रहा था तब उसने देखा था कि उसे गिराने वाला एक उसी के उम्र का लड़का था, जिसके आंखों में वो अपने लिए गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या और अपने प्रति गहरी दुश्मनी का भाग देख सकता था। फिर उसने कहा, मयंक तुम्हें मुझे यहाँ इस खाई में गिराया था ना, अब देखना मैं तुम्हें क्या देता हूँ। आज के बाद से तुम कभी अपने मुंह से मेरी बेइज्जती कभी कर ही नहीं पाओगे, जब तुम देखोगे कि मेरे पास 3-3 युद्ध आत्माएं हैं। दरअसल मयंक रुद्रांश का एक सहपाठी था जो उस गुरुकुल में पढ़ता था, जिस गुरुकुल में रुद्रांश अभ्यास करता था। मयंक हमेशा से रुद्रांश से जलता था, क्योंकि भले ही रुद्रांश के पास कोई भी युद्ध आत्माएं नहीं थी, पर वह हर युद्ध कौशल और औषधि बनाने में निपुण था। खासकर तलवारबाजी और तीरंदाजी में उसने बुनियादी युद्ध कलाओं को बहुत ही कम समय में अभ्यास कर लिया था। जहां अन्य योद्धाओं को युद्ध कलाएं सीखने में बरसों लग जाते थे, वहीं रुद्रांश को बस 1 से 2 महीने का टाइम लगता था, जिस वजह से आचार्य हमेशा उसकी तारीफ करते थे, भले ही उसके पास कोई युद्ध आत्मा ना हो। पर मयंक का दुश्मनी का ये बस एक पक्ष था। सबसे बड़ी कारण थी राजकुमारी शिवांगी। मयंक हमेशा राजकुमारी को पसंद करता था, पर राजकुमारी थी कि उसे कोई वही नहीं देती थी, बस उसके साथ कुछ बातें कर लिया करती थी। पर रुद्रांश के बारे में ऐसा नहीं था। रुद्रांश हमेशा से एक दयालु, मेहनती और अच्छे स्वभाव का लड़का था, जिस वजह से राजकुमारी हमेशा से रुद्रांश के साथ बातें किया करती थी, अभ्यास किया करती थी, हमेशा एक दोस्त की तरह उसके साथ रहती थी। चाहे कोई भी उसे कितना भी अपमानित करे या कुछ भी परेशानी हो, तो वो हमेशा रुद्रांश के तरफ ही रहती थी, उसका हमेशा समर्थन करती थी। जिस वजह से मयंक हमेशा से रुद्रांश से नफरत करता था। और कल जब रुद्रांश उस खाई के पास रक्त पत्थर नामक एक औषधि पत्थर, जो कि किसी भी योद्धा के शरीर में खून की कमी को तुरंत दूर कर सकता था, उसे ढूंढने खाई के पास गया था, तब चुपके से मयंक भी उसका पीछा कर रहा था। और जब रुद्रांश खाई के पास गया तब पीछे से मयंक ने उसको गुप्त तरीके से धक्का दे दिया, जिस वजह से रुद्रांश उस खाई में गिर गया। यही सब सोचते हुए रुद्रांश धीरे धीरे अपने घर की तरफ निकल गया। दरअसल जिस पहाड़ी पर रुद्रांश गया हुआ था, वह महाबली नगर का एक जाना माना पहाड़ था, जिसका नाम रक्त पत्थर मिलने की वजह से रक्त पहाड़ी नाम से मशहूर था। इधर जब ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ रुद्रांश की माँ वही अपने घर में परेशान बैठी थी। फिर कुछ समय बाद आचार्य सुमंत सुबह सुबह ही रुद्रांश के घर चले गए। जब वह वहां पहुंचे तो सुनीता जी को चिंतित देखकर उनका अभिवादन करते हुए बोले, प्रणाम भाभी। ये सुनते ही सुनीता जी के आंखों में एक चमक सी आ गई। फिर उन्होंने सुमंत जी का अभिवादन स्वीकार किया और फिर आशा भरी नजरों से सुमंत जी को देखते हुए पूछा, सुमंत जी क्या कुछ पता चला रुद्रांश के बारे में, कहाँ है वो? ये सुनकर सुमंत जी थोड़ा मायूस होते हुए बोले, भाभी मुझे पता चला था कि वो 2 दिन पहले रक्त पहाड़ी पर गया हुआ था। शायद वह रक्त पहाड़ी पर रक्त पत्थर ढूंढने गया था। आपको तो पता ही है रक्त पत्थर बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती है, योद्धाओं के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। फिर मैं खुद कुछ सेवकों के साथ वहां पर गया था, पर मुझे वहां रुद्रांश तो नहीं मिला, पर मुझे यह मिला। ये बोलते हुए उन्होंने अपने जेब से एक कपड़े का टुकड़ा निकालकर महारानी के हाथ में दे दिया, जिसे देखकर महारानी के हाथ कांपने लगे और उनके आंखों से आंसू धीरे धीरे बहन निकले, जिसे देखकर सुमंत जी समझ गए कि यह रुद्रांश की ही कपड़ों का टुकड़ा है। ये सोचकर सुमंत जी बोले, भाभी क्या ये रुद्रांश का कपड़ा है? ये बोलकर वह सुनीता जी की तरफ देखने लगे। दरअसल जब सुमंत जी रक्त पहाड़ी पर गए हुए थे, तब वह इस खाई के पास भी गए थे जहां से रुद्रांश नीचे गिरा था। वहां पर खाई के बिल्कुल किनारे पर एक पेड़ था, जिसकी सूखी टहनी पर उसके कपड़े अटक गए थे।
उनको ये कपड़ा इस सूखी टहनी पर दिखाई दी थी। जब सुनीता जी ने सुमंत जी की बात सुनी तो बहुत भावुक आवाज में बोली, सुमंत जी आपको ये कपड़ा कहाँ से मिला? ये रुद्रांश का ही कपड़ा है क्या? वह ठीक है, उसे कुछ हुआ तो नहीं बताए? ये सुनकर सुमंत जी बोले, भाभी आप शांत हो जाए। फिर कुछ समय रुककर सुमंत जी बोले, महारानी हमें ये कपड़ा रक्त पहाड़ी पर ही मिला है, पर आप चिंता ना करें, मैं वहां अभी भी सेवकों रुद्रांश को ढूंढने के काम में लगाया हुआ है। वह अभी तक ढूंढ रहे हैं, राजकुमार रुद्रांश अभी भी सुरक्षित होंगे, आप चिंता ना करें, हमारे सेवक जरूर उन्हें ढूंढ लेंगे। ये कहकर सुनीता जी की तरफ देखने लगे। ये सुनकर सुनीता बोली, सुमंत जी आप जल्दी से जल्दी रुद्रांश को ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत घबराहट महसूस हो रही है। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ये सुनते ही सुमन जी ने सुनीता को प्रणाम करते हुए बोले कि भाभी अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर सुनीता भी उनको जाने को कह दिया। इसके बाद सुमंत जी वहां से चले गए। इधर सुनीता सुमंत जी को घर से दूर जाते हुए देखती रह गई और उनके आंखों से आंसू भी धीरे धीरे बहने लगे। कुछ एक दो घंटे बाद रुद्रांश अपने घर पर पहुंच गया। वहां आते ही उसने देखा कि उसकी मां घर के आंगन में उदास बैठी हुई थी, जिसे देखकर रुद्रांश खुद भी दुखी हो गया। फिर उसने हल्की रुआंसी आवाज में अपनी मां को बुलाया। मां। जब सुनीता जी ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो उनके मुख पर एक उज्ज्वल मुस्कान फैल गई। फिर उन्होंने अपनी गर्दन उठाकर रुद्रांश की तरफ देखा तो उनके आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगे और वो खड़ी हो गई और रुद्रांश की तरफ दौड़ते हुए बोली, रुद्रांश मेरे बच्चे। उधर रुद्रांश भी अपने माँ की तरफ दौड़ते हुए उन्हें गले लगाते हुए बोला, माँ। जब दोनों कुछ समय बाद शांत हुए तब रुद्रांश की मां सुनीता जी ने रुद्राक्ष के चेहरे को छूते हुए चिंतित स्वर में और थोड़ी गुस्से में बोली, रुद्रांश कहाँ थे तुम? पता है कितनी परेशान थी मैं, पिछले 2 दिनों से मेरी तो जान ही निकल गई थी। जिसे सुनकर रुद्रांश ने भी अपनी मां की तरफ देखते हुए बोला, मां आप चिंता मत करो, दरअसल मैं रक्त पत्थर ढूंढने रक्त पहाड़ी पर गया हुआ था। वहां पर रक्त पत्थर ढूंढते ढूंढते मैं रास्ता भटक गया था, जिस वजह से मुझे लौटने में इतनी देरी हो गई। पर आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए मुझे कोई चोट भी नहीं लगी है और मुझे पूरे 12 रक्त पत्थर भी मिल गए। ये बोलकर रुद्रांश ने अपनी पोटली में से कुछ लाल रंग के पत्थर अपनी मां को दिखाए, जिसे देखकर सुनीता जी ने बोला, रुद्रांश रक्त पत्थर तो ठीक है, पर तुम अकेले क्यों गए थे? वहां किसी को ले गए होते। रुद्रांश तुम्हें पता है ना वह जगह कितने खतरनाक है, जंगली जानवर भी वहां रहते हैं, कम से कम ध्रुव को तो अपने साथ ले गए होते। जिसे सुनकर रुद्रांश बोला, मैं ध्रुव के साथ ही जाने वाला था मां, पर तब ध्रुव ध्यान करने बाहर गया हुआ था, जिस वजह से मैंने उसको अपने साथ नहीं ले गया। और आप तो जानते ही हैं मेरे पास युद्ध आत्मा नहीं थी, जिस वजह से ध्रुव के अलावा मेरा कोई और दोस्त भी नहीं है। ये सुनकर सुनीता जी भी थोड़ी शांत हो गई, फिर बोली, अच्छा ठीक है, अब तो तू यहाँ आ भी गया है। अब वह बात छोड़ो, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। ये सुनकर रुद्रांश भी खुश हो गया और अपनी मां को गले लगाते हुए बोला, हाँ मां चलो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया मैंने। इसके बाद दोनों अलग हुए और अपने घर के अंदर चले गए। फिर सुनीता जी ने रुद्रांश को खाना दिया और रुद्रांश खाना खाने लगा। तब सुनीता जी भी रुद्रांश के पास बैठी उसे निहार रही थी। तो क्या होगा आगे? क्या रुद्रांश बताएगा अपनी मां को अपने युद्ध आत्माओं के बारे में, और उस लॉकेट का क्या हुआ? इन्हीं सभी सवाल रुद्रांश एक योद्धा एप 2 अपने युद्ध आत्माओं को छुपा कर रखना। वो रुद्रांश को खाना खाते हुए देख ही रही थी कि तभी उन्हें रुद्रांश के शरीर में कुछ अलग महसूस हुआ, जिसे देखकर रुद्रांश की मां ने अपनी भौं चढ़ा ली, पर उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रुद्रांश के शरीर में क्या परिवर्तन हुआ है। फिर उनके दिमाग में एक चीज खटकी, रुद्रांश की कही एक बात के बारे में वो बार बार सोचने लगी। रुद्रांश ने बोला था कि उसके शरीर में युद्ध आत्मा नहीं था, इस वजह से कोई उसका दोस्त नहीं है। फिर उन्होंने सोचा, रुद्रांश का ये कहना कि युद्ध आत्मा नहीं था का क्या मतलब? क्या अब रुद्रांश के पास युद्ध आत्मा है? क्या रुद्रांश का युद्ध आत्मा जाग चुका है? क्योंकि जब उसका युद्ध आत्मा हाथों में पत्थर में से जागृत नहीं हुई थी। इस बारे में सोचते ही रुद्रांश की मां की आंखों में एक चमक सी आ गई और उनके मुख पर एक मुस्कान आ गई।
उनको अपने दिल में एक बेहद सुखद एहसास महसूस हुआ। फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए रुद्रांश से पूछा, रुद्रांश बेटा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास कोई यह छोटी आत्मा नहीं था। नहीं था बोलने से तुम्हारा क्या मतलब था? सच सच बताना, क्या तुम्हारे शरीर में तुम्हारी युद्ध आत्मा जाग चुकी है? ये सुनकर रुद्रांश भी खाने का एक निवाला मुंह में लेकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए खुशी से चहकते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो आपको बात ना ही भूल गया। फिर उसने अपने मुंह में रखा निवाला निगलते हुए कुछ समय रुककर बोला, माँ, दरअसल जब मैं उस पहाड़ी पर रख पत्थर ढूंढ रहा था, तब अचानक से मेरे सिर में कुछ दर्द हुआ। फिर मेरी आंखें धुंधली होने लगी और मैं बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब मुझे पता चला कि मेरे अंदर की युद्ध आत्मा जाग चुकी है। पर माँ, मुझे इस बात की कोई आश्चर्य नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर कभी ना कभी तो युद्ध आत्मा जागेगी ही। लेकिन माँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरे अंदर तीन तीन युद्ध आत्माएं जागृत हुई है। जाहिर सी बात है, वो ये तो नहीं कह सकता ना कि वो खाई में गिर गया था और वहां पर उसकी युद्ध आत्मा जाग गई। जब रुद्रांश की माँ ने ये सुना तो उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में बोली, क्या क्या तुम सच कह रहे हो? रुद्रांश, तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अगर कर रहे हो तो पहले से ही बता दो। अब सच सच बताना, क्या सच में तुम्हारे शरीर में तीन तीन युद्ध आत्माएं हैं? ये सुनकर रुद्रांश के मुख पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी युद्ध आत्माओं को बाहर बुलाया, जिससे उसके शरीर में से लाल रंग के ऊर्जा के साथ नीली रंग का आग और बैंगनी रंग की बिजली निकलने लगी। फिर उसके सिर के ऊपर तीन तीन परछाइयां प्रकट होने लगी। जब वह तीन परछाइयां पूरी तरह से प्रकट हुई तो उनमें से एक तो लाल रंग की सांप की परछाई थी, दूसरी एक नीली रंग की माया पक्षी की परछाई थी, और आखिरी में एक बैंगनी ड्रैगन की परछाई थी। ये तीन परछाइयां रुद्रांश के सिर के ऊपर गोल गोल घूम रही थी, जिसे देखकर रुद्रांश की मां एकदम से स्तब्ध रह गई और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। जब रुद्रांश ने अपनी मां की ऐसी हालत देखी तो उसके मुंह पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। फिर सुनीता जी के मुख पर भी एक सुखद मुस्कान आ गई और उन्होंने मन ही मान अपने आप से बोली, तो ये बात सच है, वो लॉकेट वास्तव में किसी भी जानवर की आत्मा को किसी और के शरीर की युद्ध आत्मा बनाने में मदद करती है। फिर उन्होंने गंभीर होते हुए रुद्रांश से बोली, रुद्रांश, अब अपने सभी के सभी युद्ध आत्माओं को वापस लो। ये सुनकर रुद्रांश भी चौंक गया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए अपने सर को हाँ में हिलाया और अपनी युद्ध आत्माओं को वापस अपने शरीर के अंदर समाहित कर लिया। फिर उसकी माँ ने उसे कहा, अब अपने आपने खाना को खत्म करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये सुनते ही रुद्रांश न अपने सर को हाँ में हिलाते हुए अपने खाने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले तो उसने सोचा कि माँ इतना गंभीर क्यों हो गई, फिर उसने सोचा कोई तो बात होगी, कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद मैं माँ से पूछ लूंगा। और फिर वो खाने का एक निवाला निगलने ही वाला था कि उसकी माँ ने कहा, हालांकि तुम्हारे पास तीन तीन युद्ध आत्माएं हैं, पर तुम कभी भी तीनों युद्ध आत्माएं दुनिया के सामने उजागर मत करना। जब रुद्रांश ने अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुने तो उसको अचानक से खांसी होने लगी और उसका निगला हुआ खाना अपने गले में ही फंस गया और वो बहुत जोर जोर से खांसने लगा। तब उसकी माँ ने उसे पानी का गिलास पकड़ा दिया, जिसे उसने झट से पी लिया। कुछ समय बाद जब वो अपने आप को संभाल लिया तब उसने अपनी माँ की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, पर क्यों माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही है? आप तो जानते ही हैं, जब तक मेरे पास कोई युद्ध आत्मा नहीं थी, लोगों ने मुझे और आपको कितनी गालियां सुनने पड़ते हैं, इतना अपमानित किया जाता है, फिर आप क्यों ये बोल रही हैं कि मैं अपनी युद्ध आत्माओं को किसी को भी नहीं दिखा सकता? इस पर सुनीता ने बोला, बेटा, मैंने कब कहा कि तुम कोई भी युद्ध आत्मा दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकते? तुम्हारे पास तीन तीन युद्ध आत्माएं हैं, तुम उनमें से उस पक्षी की युद्ध आत्मा का प्रदर्शन लोगों के सामने कर सकते हो, पर यह बात ध्यान रखना कि कभी भी अपनी सांप का युद्ध आत्मा और ड्रैगन का युद्ध आत्मा लोगों के सामने प्रदर्शित मत करना। ये सुनकर रुद्रांश थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या मैं सिर्फ एक ही युद्ध आत्मा का प्रदर्शन कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ उस पक्षी का? पर ऐसा क्यों? इस पर रुद्रांश की माँ ने बोला, बेटे, तुम्हारे पास जो ये युद्ध आत्माएं हैं वह कोई साधारण युद्ध आत्माएं नहीं है, इसके बारे में तुम भविष्य में जरूर जान जाओगे, अभी बस मैं तुम्हें युद्ध आत्माओं के नाम बता सकती हूँ।
इसके बारे में बाद में तुम्हें पता चल जाएगा और अगर तुम चाहे तो गुरुकुल के लाइब्रेरी में जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हो। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। तुम्हारी पहली युद्ध आत्मा जो कि एक सांप है उसका नाम है दिव्य नाग युद्ध आत्मा। ये तुम्हारे पिता और अपने परिवार से तुम्हें विरासत में मिली है। इसके बारे में तुम्हें किसी भी किताब पर कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, यह सिर्फ मैं ही तुम्हें कुछ जानकारी दे सकती हूँ। पर मैं अभी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, पर बाद में मैं तुम्हें इसके बारे में जरूर बताऊंगी। अब चलते हैं तुम्हारी दूसरी युद्ध आत्मा जो कि एक पक्षी की है। क्या तुमने कभी माया पक्षी का नाम सुना है? ये बोलकर सुनीता जी अपने बेटे को ध्यान से देखने लगी, जिसे देखकर रुद्रांश ने कुछ याद करते हुए कहा, हाँ मैंने ये नाम तो सुना है पर इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं जानता, बस मैं इतना सुना है कि यह पक्षी कभी भी मर नहीं सकता। इतना कहकर वह चुप हो गया। इसके बाद रुद्रांश की मां ने उसे बताया, बिल्कुल सही, पर रुद्रांश तुम्हें ये पता नहीं होगा कि माया पक्षी अपने आप को जलाकर उसी राख से ही पुनर्जीवित हो सकते हैं, इस वजह से उनकी विशेषता आग तत्व में होती है। इसके बाद रुद्रांश ने बोला, हाँ माँ, एक दिन हमारे प्रधानाचार्य भीष्म जी ने एक पक्षी की तस्वीर सभी विद्यार्थियों को दिखाकर उस पक्षी के बारे में बता रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि यह माया पक्षी है जो कि अपने आप को जलाकर पुनर्जीवित हो सकती है। पर आप ये सब क्यों बोल रही हैं? मैं जब उस पक्षी की तस्वीर देखी थी तब मुझे याद है कि वह सूरज की तरह कुछ हद तक नारंगी रंग का दिख रहा था, पर मेरे ऊपर जो ये पक्षी है वह तो नीले रंग की है। ये सुनकर सुनीता जी रुद्रांश की दो तरफ देखकर हंसते हुए बोली, अरे मेरे बच्चे, तुम्हें ये किसने कहा कि माया पक्षी सिर्फ एक ही रंग का होता है? माया पक्षी कई तरह के होते हैं, जिनमें से नारंगी रंग की माया पक्षी सबसे ज्यादा लोगों को दिखाई देती है। पर तुम यह मत समझना कि यह पक्षी हर जगह मिलती है। ये पक्षी इतनी दुर्लभ है कि 500 सालों में अभी कभार ही किसी को नारंगी माया पक्षी दिखाई देती है। और तुम्हारे ऊपर यह जो पक्षी उड़ रही है जिसको नील अग्नि माया पक्षी कहा जाता है, और ये तो सभी आया पक्षियों का राजा है, ये तो 1000 सालों में भी नहीं दिखता है। जिस वजह से बहुत से लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। यहाँ तक कि इस पूरे सप्तकमल महाद्वीप में कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे, इसलिए तुम्हें इसी युद्ध आत्मा को सबको दिखाना चाहिए। ये सुनकर रुद्रांश बिल्कुल चकरा ही जाता है, फिर अपने आप को संभालते हुए हाँ में सिर हिला देता है। फिर सुनीता जी आगे बोलती हैं, और आखिर में ये कहते वक्त मुझे बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही दो सबसे दुर्लभ युद्ध आत्माएं थी। और अभी मैं जिस युद्ध आत्मा के बारे में बताने जा रही हूँ वह एक ड्रैगन राजा है जो कि सभी ड्रैगनों में से सबसे ताकतवर ड्रैगन है, जिसे अमृत विद्युत ड्रैगन कहा जाता है, जिसकी विशेषता उसकी बिजली में होती है। ये सब सुनकर रुद्रांश अवाक रह गया। जब रुद्रांश की मां ने उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखा तब वह मुस्कुराने लगी और फिर बोली, अब तुम खुद सोचो, अगर किसी के पास तुम्हारे जैसा कोई अद्भुत युद्ध आत्मा हो तो क्या लोगों को तुमसे जलन महसूस नहीं होगी? क्या तुम्हें लगता है कि लोगों को तुमसे असुरक्षा का भावना उत्पन्न नहीं होगी? क्या वो तुमसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करेंगे? फिर कुछ समय रुककर रुद्रांश की आंखों में ध्यान से देखते हुए बोली, अब तुम्हें पता चला कि क्यों मैं तुम्हें इन सभी युद्ध आत्माओं को दुनिया के सामने लाने से मना कर रही थी। जिसे सुनकर रुद्रांश भी हाँ में सिर हिलाने लगा। ऐसे ही कुछ देर तक बातें करने के बाद रुद्रांश की मां ने बोला, अब जो कुछ देर आराम कर लो, फिर अपने दोस्तों से मिलने चले जाना, वो भी यहाँ आया था और तेरे लिए परेशान था। रुद्रांश बोला, जी माँ। ये सुनकर सुनीता जी भी अपने सर को हाँ में हिलाया। फिर रुद्रांश आराम करने चला गया। इसी समय रुद्रांश की माँ सुनीता जी अपने कमरे में चली गई। फिर कमरे के कोने पर पड़ी हुई पुराने संदूक में से एक छोटा सा चौकोर जैसी कोई चीज बाहर निकाला, उस पर अपनी अंदरूनी शक्तियों से कुछ लिखने लगी। फिर उस पत्थर पर 2 बार थपकी मारी, फिर पत्थर पर एक फूंक मारा। इसके कुछ समय बाद उस पत्थर पर जो भी लिखा था वह धीरे धीरे गायब होने लगा। इधर दूसरी तरफ 5 लोगों के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक 11 से 12 साल का बच्चा जंगल में इधर उधर रुद्रांश को ढूंढ रहे थे। वो कोई और नहीं, रुद्रांश के आचार्य सुमंत, जो अपने बेटे ध्रुव और 5 सेवकों के साथ रुद्रांश को ढूंढ रहे थे। जब वो जंगल में इधर उधर ढूंढ रहे थे तभी उनके जेब में पड़ी पत्थर में कुछ कंपन महसूस हुआ, जिस वजह से वो उस पत्थर को निकाल कर देखने लगे, जिस पर कुछ संदेश लिखा हुआ था, जिसे देखकर उनके मुख पर एक सुखद आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ।
कुछ समय आराम करने के बाद रुद्रांश उठकर बाहर चला गया। फिर वो एक संकरी रास्ते से होते हुए गुरुकुल की तरफ चला गया। कुछ समय बाद गुरुकुल के प्रवेश द्वार के कुछ ही दूर पर एक लड़का चला जा रहा था। फिर वो गुरुकुल के दाहिनी तरफ वाली कच्चे रास्ते पर चला गया और कुछ ही देर बाद एक छोटे से घर के पास जाकर रुका। दरअसल ये कोई और नहीं रुद्रांश था, जो अपने दोस्त ध्रुव यानी कि आचार्य सुमंत के घर पर पहुंच गया था, अपने दोस्त ध्रुव से मिलने। जब वो वहां पहुंचा तब उसने देखा कि उसके घर में ध्रुव की मां, जिनका नाम नित्या था, वह बाहर आंगन पर बैठकर सब्जियां काट रही थी। जब रुद्रांश अपने दोस्त ध्रुव के घर पर पहुंचा तो उसने उनको देखते हुए बोला, नमस्ते चाची। ये सुनकर नित्या जी आवाज की तरफ देखा तो आश्चर्यचकित हो गई, पर फिर बहुत खुश हो गई। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ एक स्नेह भरी नजरों से देखते हुए थोड़ी दिखावटी गुस्सा करते हुए बोली, रुद्रांश कहाँ गए थे तुम? पता है तुम्हारे चाचा, या यूं कहो तुम्हारे आचार्य और तुम्हारा दोस्त ध्रुव 2 दिनों से तुम्हारी खोज में लगे हुए हैं। पता भी है तुम्हारी माँ कितनी परेशान हो गई थी। ये सुनकर रुद्रांश बोला, जी आंटी जी, दरअसल मैं रक्त पहाड़ी पर गया हुआ था, आते समय रास्ता भटक गया था। ये सुनकर चाची बोली, ओ अच्छा ठीक है, तुम अंदर तो आओ, या बाहर खड़े रहने का इरादा है? रुद्रांश बोला, अरे नहीं नहीं चाची, आप ही तो कहती है ना, ये भी तो मेरा ही है ना? आप मेरी माँ समान हो और ध्रुव मेरा भाई, तो अंदर कैसे नहीं आऊंगा? फिर वो अंदर चला गया। अंदर जाते हैं रुद्रांश ने अपनी चाची को पूछा, अच्छा चाची, ध्रुव अब कहाँ गया हुआ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, तुझे ही तो ढूंढने गए हैं दोनों बाप बेटे। मैंने ध्रुव को मना किया था पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, पता है। फिर चाची बोली, अब तुम आ गए हो ना, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी शाम होने को आई है, कुछ ही देर में रुद्रांश और तुम्हारे चाचा जी जल्दी ही आते ही होंगे। अभी रुद्रांश और नित्या चाची आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर ध्रुव की मां नित्या ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, देखा, हम अभी उनके बारे में बात कर ही रहे थे और वह यहाँ पहुंच भी गए। इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, ये कहकर दोनों हंसने लगे। तभी बाहर से एक अधेड़ उम्र के आदमी का मजाकिया आवाज सुनाई दी, अरे क्या बात है मेरे भतीजे, तू तो बड़ा ही चालक निकला। हमें वहां जंगल में तुम्हें ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे हैं और तुम हो कि यहाँ अपनी चाची के साथ हंसी मजाक कर रहे हो। ये कहते हुए ध्रुव और उसके पिता आचार्य सुमंत हंसते हुए घर के अंदर आ गए। इधर उन दोनों को देखकर रुद्रांश भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और खुशी से उनके गले मिला। दरअसल रुद्रांश को आचार्य सुमंत कभी भी अपने बेटे से काम नहीं माने हैं, उनके लिए तो ध्रुव और रुद्रांश एक जैसे ही हैं। उनसे गले मिलने के बाद रुद्रांश ध्रुव के भी गले मिला, ध्रुव ने भी उसे गले लगा लिया। फिर जब दोनों अलग हुए तो ध्रुव थोड़ा झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोला, जाओ जाओ बड़े आए प्यार जताने वाले, तुम तो मुझे अपना दोस्त ही नहीं समझते। दरअसल रुद्रांश और ध्रुव तब से एक दूसरे के दोस्त हैं जब से उन्होंने अपने होश संभाला था, और ध्रुव कभी भी रुद्रांश का साथ नहीं छोड़ता था और हमेशा उसका साथ देता था, चाहे वो किसी युद्ध का कौशल सीखने में हो, किसी के साथ लड़ाई हो, खुशियों के पल हो या दुख के पाल, हर समय वो रुद्रांश का साथ देता था। यहाँ तक कि तब भी जब रुद्रांश का युद्ध आत्मा पत्थर में प्रकट नहीं हुआ था। ध्रुव एक बहुत ही प्रतिभाशाली योद्धा था, उसका युद्ध आत्मा एक उड़ने वाले शेर का युद्ध आत्मा था। वो अभी साधारण मनुष्य स्तर के 7वें पड़ाव का एक योद्धा था। जिस उम्र में अन्य योद्धाओं का युद्ध स्तर तीसरी या चौथी पड़ाव की होती थी, उस उम्र में ध्रुव की युद्ध स्तर 7वें पड़ाव तक पहुंच चुका था। और अगर सुमंत जी की बात किया जाए तो वो अनाहत चक्र के 3 पड़ावों में से मध्यम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ जब रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनी तो वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने इसी असमंजस में ध्रुव से पूछा, ये तुम क्या बोल रहे हो यार ध्रुव, तू ये सब क्यों बोल रहा है? तू तो जानता ही है कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई और दोस्त नहीं है, तू ही मेरा इकलौता दोस्त है। ये सुनते ही ध्रुव झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोला, अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते तो क्या तुम मुझे बिना बताए वक्त पत्थर ढूंढने जाते? अब बताओ, इसके बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे? इतना सुनते ही रुद्रांश बोला, अरे यार मुझे माफ कर दे, मैं तो तेरे साथ ही जाने वाला था पर तू ही साधना करने बाहर गया हुआ था, तो मैं तुझे कैसे साथ ले जाता, इसलिए मैं अकेला ही चला गया रक्त पहाड़ी पर रक्त पत्थर ढूंढने।
ये सुनकर ध्रुव थोड़ा शांत हो गया, फिर उसने बोला चलो ठीक है, पर मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा? रुद्रांश ने बोला। तुम्हें आज से जहां भी जाना हो मेरे साथ ही जाना होगा। तुम तो दोस्त हो मेरा, और तुम्हारे पास तो कोई युद्ध आत्मा भी नहीं है, और अगर तुझे कुछ हो गया तो ध्रुव थोड़ा चिंतित होते हुए बोला, और फिर सुनीता चाची भी तो है ना, वो कितना परेशान हो गई थी पता है तुम्हारे लिए। रुद्रांश अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए बोला, ठीक है मेरे भाई, आज से यह वादा है, तेरे सिवा मैं कभी कहीं और नहीं जाऊंगा, अब तो खुश हो जा मेरे दोस्त। ये सुनकर ध्रुव भी खुश हो गया। उधर उन दोनों की बात सुनते हुए सुमंत जी और नित्या चाची उन दोनों को ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे। तभी रुद्रांश भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, पर जब रुद्रांश ने आचार्य सुमन की तरफ देखा है तब उसे कुछ खटका। जब से रुद्रांश आज सुमंत जी को देखा था तब से उसे उनके चेहरे पर कोई भी आश्चर्य का भाव नहीं देखा था, जबकि उन्हें रुद्रांश को देखकर आश्चर्य जरूर होना चाहिए था। पर यहाँ तो सुमंत जी बड़े ही खुश लग रहे थे और उनके चेहरे पर कोई आश्चर्य का भाव भी नहीं था। ये तभी हो सकता है जब वो पहले से ही जानते हो कि मैं यहाँ हूँ। यही सोचकर रुद्रांश सुमंत जी की तरफ देखते हुए पूछा, चाचा जी क्या आपको पहले से ही पता था कि मैं यहाँ हूँ? ये सुनकर सुमंत जी भी थोड़ा हड़बड़ा गए, फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए बोले, हाँ बेटा रुद्रांश, मुझे पता था कि तुम हमारे घर पर ही हो, क्योंकि जब हम रक्त पहाड़ी से वापस आ रहे थे तब हम तुम्हारे घर भी गए थे। तब तुम्हारी माँ ने बताया था तुम्हारे बारे में कि कैसे तुम पहाड़ से आते वक्त रास्ता भटक गए थे और अभी तुम हमारे घर आए हुए हो। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? तब रुद्रांश ने बोला, ओह, तो इसलिए आपके चेहरे पर मुझे कोई आश्चर्य की भाव नहीं दिखाई दिया। ये सुनकर सुमंत जी भी थोड़े राहत की सांसें ली और खुद से ही बोले, आज तो मरते मरते बच गया। आगे से मुझे और भी सावधान रहना होगा, कहीं उसे कोई शक ना हो जाए। दरअसल सुनीता जी ने पहले से ही सुमंत जी को एक संदेश के माध्यम से सारी बातें बता दी थी रुद्रांश के बारे में। उन्होंने जो वो पत्थर में बोला था वही संदेश सुमंत जी को उनके पत्थर पर मिल चुका था, जिस वजह से वो वापस लौट आए थे। वह पत्थर एक तरह का हमारे स्मार्टफोन की तरह काम करता था, उसे लोग दूरसंचार पत्थर के नाम से जानते थे। यह एक तरह का खास पत्थर होता था जो कि किसी भी इंसान की ऊर्जा को दूसरी जगह तक पहुंचाने की क्षमता रखता था। इस राज्य में ये पत्थर एक दुर्लभ पत्थर माना जाता है। ये पत्थर बड़े बड़े लोगों के पास, जैसे कि कोई शाही परिवार से संबंधित इंसान या फिर कोई बहुत बड़े अधिकारी या व्यापारी के पास ही ऐसा पत्थर देखने को मिलता है। कुछ समय सबसे बातें करने के बाद आचार्य सुमंत ने बोले, चलो बच्चों अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रुद्रांश भी ध्रुव से बोला, चल अब मैं भी चलता हूँ, तू तो अभी आया है, कुछ देर आराम कर लो, बाद में हम कल नदी के पास जाएंगे घूमने, ठीक है? ये कहकर वो ध्रुव की तरफ दिखने लगा। ध्रुव ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, चलो ठीक है, कल चलेंगे। इसके बाद रुद्रांश वहां से चला गया। वो वहां से अपने घर वापस नहीं गया, बल्कि वह गुरुकुल के पास में स्थित एक सुनसान जगह पर चला गया और वहां पर उसने अपना युद्ध कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ रुद्रांश के घर पर रुद्रांश की मां सुनीता और आचार्य सुमंत आपस में बातें कर रहे थे। क्या रुद्रांश के शहर में युद्ध आत्मा जागृत हो गई है? आचार्य सुमंत आश्चर्यचकित होकर सुनीता जी से बोले। जी हाँ, सुनीता बोली। सुमंत जी बोले, पर ये कैसे हो सकता है? आपने और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब रुद्रांश की आत्मशक्ति उसे आत्मा पत्थर पर गया था तब उसमें कोई भी हलचल नहीं हुई थी, इसका मतलब उसके शरीर में कोई युद्ध आत्मा ही नहीं थी। तो अब ये कैसे हो सकता है? इस पर सुनीता जी बोली, ये तो मुझे नहीं पता सुमंत जी, पर क्या आपको वह याद है? सुमंत जी बोले, जी भाभी, आप उस लॉकेट के बारे में बात कर रहे हैं ना? सुनीता बोली, जी सुमंत जी, याद है, मैंने आपको बताया था उस घटना के बारे में जहां एक ड्रैगन राजा और एक माया पक्षी आपस में लड़कर मर गए थे। आचार्य सुमंत बोले, जी हाँ। उन्होंने आगे बोला, मुझे याद है, आपने बताया था कि उस समय राजकुमार के साथ भागते समय गलती से उस जगह पर आप पहुंच गई थी और उसी समय उस लॉकेट में भी कुछ हुआ था। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उस दिन जब वह दोनों जानवर आपस में लड़कर मर गए थे तभी उसे लॉकेट से एक लाल रंग की रोशनी निकालकर उन दोनों जानवरों के शरीर से लिपट गई और फिर कुछ समय बाद जब वह रोशनी वापस उस
अकट में वापस आई तो मैंने देखा था कि उन दोनों जानवरों के शरीर में एक भी मांस का टुकड़ा या खून की एक बूंद तक उनके शरीर में नहीं था तो सिर्फ उनके शरीर की हड्डियां और कुछ नहीं। तब मैं इतना डर गई थी कि मैं वहां से भाग खड़ी हुई। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 3 रुद्रांश और सुब्रत की लड़ाई। पिछले भाग सुनीता जी उस लॉकेट के बारे में सुमंत जी को कुछ बता रही थी और सुमंत जी भी उनको बहुत ही ध्यान देकर सुन रहे थे। अब आगे सुमंत जी सुनीता की बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे। फिर उन्होंने उन बातों को सुनकर हाँ में सर हिलाया। फिर उन्होंने सुनीता जी से पूछा, पर भाभी इन सब से रुद्रांश के युद्ध आत्माओं का क्या रिश्ता है? इस पर सुनीता सुमंत जी की तरफ देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, आप शायद कुछ भूल रहे हैं सुमंत जी। ये सुनकर सुमंत जी भी थोड़े भौंचक के रह गए और असमंजस में सुनीता जी की तरफ देखकर बोले, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझ नहीं पाया, कौन सी बात मैं भूल रहा हूँ? जिस पर सुनीता बोली, याद कीजिए जब आप हमारे महल में थे तब एक दिन रुद्रांश के पिता महाराज शिवेंद्र, मैं और आप तीनों उसे लॉकेट के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब महाराज ने क्या कहा था उस लॉकेट के बारे में? इतना सुनते ही सुमंत जी को कुछ याद आया। उस दिन महाराज शिवेंद्र ने कहा था कि यह लॉकेट किसी भी शक्तिशाली जानवर की आत्मा को किसी भी मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित करके उस मनुष्य को उस जानवर की शक्तियां प्रदान कर सकती हैं, जो कि उस इंसान की युद्ध आत्मा के रूप में हमेशा उसके शरीर में बंध जाएंगी। ये याद आते ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो इतना आश्चर्यचकित हो गए कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर आश्चर्य से खड़े हो गए और बड़ी बड़ी आंखों से सुनीता जी को देखते हुए थोड़ी हकलाते हुए बोले, क्या क्या आप ये कहना चाहती हैं कि राजकुमार रुद्रांश के शरीर में उन दो जानवरों में से किसी एक जानवर की आत्मा युद्ध आत्मा के रूप में जागृत हो गई है? इस पर सुनीता जी के मुख पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने कहा, जी सुमंत जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और क्या आपको पता है रुद्रांश के शरीर में कितने युद्ध आत्माएं हैं? ये सुनकर तो सुमंत जी के चेहरे के हवायां उड़ गए। फिर उन्होंने सोचा, क्या ये संभव हो सकता है कि राजकुमार रुद्रांश के शरीर में एक नहीं बल्कि दो युद्ध आत्माएं हैं, और इनमें शायद एक उनके परिवार की दिव्य नाग युद्ध आत्मा भी हो सकता है। इतना सोचकर उन्होंने सुनीता की तरफ देखते हुए ना में अपना सर हिला दिया, जिस पर सुनीता जी भी मुस्कुराने लगी और उनके आश्चर्यचकित मुख को देखते हुए कुटिल लहजे में हंसते हुए बोली, रुद्रांश के पास एक नहीं बल्कि तीन युद्ध आत्माएं हैं। ये सुनकर तो सुमंत जी के होश ही उड़ गए। फिर सुनीता बोली, और क्या आपको पता है कि वो 3 युद्ध आत्माएं कौन सी है? ये कहकर सुनीता ने सुमंत जी की तरफ ध्यान से देखने लगी। फिर कुछ समय रुककर आगे बोली, रुद्रांश के पास 3 पौराणिक युद्ध आत्माएं हैं, जिनमें से एक तो हमारे परिवार की दिव्य नाग युद्ध आत्मा है, दूसरा एक नील अग्नि माया पक्षी की युद्ध आत्मा है, और तीसरी सबसे खतरनाक ड्रैगनों का राजा अमृत विद्युत ड्रैगन का युद्ध आत्मा है। यह सुनकर तो सुमंत जी बेहोश ही होने वाले थे और वो लड़खड़ा कर अपनी कुर्सी पर धड़ाम से बैठ गए। कुछ समय तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। इधर सुनीता भी उनको देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें पता था जिस दुनिया में योद्धाओं के पास 2 युद्ध आत्माएं होना लाखों में एक माना जाता है, वहां पर अगर किसी को पता चल जाए कि किसी के पास 3 युद्ध आत्माएं हैं तो वे ऐसी बातों को बर्दाश्त कैसे सकते हैं? कोई भी ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। कुछ समय बाद सुमंत जी अपने आप को संभालते हुए खुद को स्थिर किया। फिर उन्होंने सुनीता जी की तरफ देखते हुए बोले, भाभी जी आप कृपया मुझे झटके पर झटका देना बंद करेंगे? आपकी सातों से कहीं मुझे दिल का दौरा ना पड़ जाए। इस पर सुनीता खिलखिलाकर हंसने लगी। फिर सुमंत जी से बोली, मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। क्या ये कभी संभव भी है कि किसी के शरीर में 3 युद्ध आत्माएं भी हो सकती हैं? मैंने तो कभी भी ऐसे किसी इंसान के बारे में नहीं जानता जिसके पास 3 युद्ध आत्माएं हो। और अगर किसी के पास 3 युद्ध आत्माएं हैं, तो भी उसके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव जरूर पड़ेगा। आप तो जानते ही होंगी, आज तक जितने भी 2 युद्ध आत्माओं वाले योद्धा इस दुनिया में जन्मे हैं, उन सभी को यही समस्या का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से उन योद्धाओं को औषधि का सहारा लेना पड़ा। यहाँ तो रुद्रांश के पास 3 युद्ध आत्माओं हैं, तो वो 3 युद्ध आत्माओं को अपने शरीर पर संभल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शरीर इतना ताकतवर ही न ही होगा कि वो उन युद्ध आत्माओं को संभाल सके।
ये सुनकर सुनीता जी भी थोड़ी चिंतित लगने लगी। फिर उन्होंने कहा, सुमंत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि रुद्रांश के शरीर में ये 3 युद्ध आत्माएं कैसे रह सकती है, पर मैंने जब रुद्रांश को देखा था तब मैंने ये नोटिस किया था कि उसको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इस पर सुमंत जी बोले, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि यह भी उस लॉकेट की करामात हो। शायद वह जिस इंसान के शरीर में युद्ध आत्माओं को बांध देता था उसके शरीर को भी उतना ताकतवर बना देता होगा जिससे वो इंसान उन आत्माओं को संभाल सके। इस पर सुनीता जी भी अपने सर को हाँ में हिला दिया। सुमंत जी फिर कुछ याद करते हुए बोले, भाभी आप कुछ भूल रही है। बड़े भैया ने यानी कि महाराज शिवेंद्र ने जब रुद्रांश का जन्म हुआ था तब आपको एक नीली पत्थर देते हुए एक बात बताई थी कि जब रुद्रांश के शरीर में किसी महान जानवर की युद्ध आत्मा को प्रविष्टि कराया जाए तो उसके 5 दिन के अंदर उस पत्थर को रुद्रांश को दे देना। इसके बाद वो युद्ध के लिए चले गए थे। दरअसल सुमंत जी दिव्यनाग साम्राज्य के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। महाराज शिवेंद्र जो कि रुद्रांश के पिता भी थे, वे सुमंत जी को अपने भाई की तरह मानते थे, जिस वजह से सुमंत जी भी उनको अपना बड़ा भाई मानते थे। और उसी रात को जब दिव्यनाग साम्राज्य पर हमला हुआ था, उस दिन राजकुमार रुद्रांश और महारानी सुनीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने सुमित जी को ही दिया था। सुमंत जी की बातों को सुनते ही सुनीता जी की आंखों में उन पुराने दुखद पल फिर से याद आ गए और उनके आंखों से कुछ अश्रु बाहर झलक पड़े, पर फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए अपने आंसू को पोंछकर सुमंत जी से बोली, जी सुमंत जी, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया मुझे। आज जब भी रुद्रांश घर लौटेगा तो मैं उसे वह पत्थर दे दूंगी। इसके बाद कुछ समय तक इस पर चर्चा करने के बाद सुमंत जी बोले, अब मुझे आज्ञा दीजिए भाभी, मैं चलता हूँ अपने घर। जिस पर सुनीता भी हाँ में सर हिला दिया। इधर दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर जहां पर कोई भी आता जाता नहीं है, एक लड़का अपने तलवारबाजी की अभ्यास कर रहा था। कुछ समय अभ्यास करने के बाद बहुत थक कर एक पत्थर पर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। लगता है मेरी तलवारबाजी की कौशल अब बहुत ही ज्यादा निपुणता के स्तर में पहुंच चुकी है, पर मेरा युद्ध स्तर बहुत कम है। मुझे अपने युद्ध स्तर को बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। यह कोई और नहीं रुद्रांश था। उसने यही सोचकर पास ही पर स्थित एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर जाकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उसने अपने शरीर के अंदर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जब उसने अपने अंदर के शक्ति मार्ग से होते हुए शक्ति भंडार पर ध्यान दिया तब वो चौंक गया, क्योंकि उसके शरीर में स्थित शक्ति भंडार पर 3 छोटी छोटी सफेद बिंदु वहां पर तैर रही थी। दरअसल किसी भी साधारण मनुष्य स्तर के इंसान के शरीर में जितनी सफेद बिंदु में होती है उसका स्तर उतना माना जाता है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य स्तर के इंसान के शरीर में एक बिंदु होती है उसे प्रथम पड़ाव का मनुष्य योद्धा माना जाता है। 2 बिंदु होने पर दूसरे पड़ाव का मनुष्य योद्धा, इस तरह 10 बिंदु तक 10वीं पड़ाव का मनुष्य योद्धा कहा जाता है। यहाँ पर रुद्रांश के शरीर में 3 सफेद बिंदु हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि अब रुद्रांश एक तीसरे पड़ाव के मनुष्य स्तर का योद्धा बन चुका था। इधर अपने शरीर में 3 सफेद बिंदु देखकर रुद्रांश आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने अपने आप से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मेरे शक्ति भंडार पर 3 सफेद बिंदु क्यों है? ये तो सिर्फ उन योद्धाओं के पास होता है ना जिसका साधना स्तर होता है। पर मेरा तो कोई साधना स्तर ही नहीं है, तो मेरे पास ये 3 बिंदु कैसे आ सकती हैं? क्या यह इस वजह से है क्योंकि मेरे अंदर 3 युद्ध आत्माएं हैं? मैंने सुना था कि जब किसी योद्धा का युद्ध आत्मा जागृत होता है तभी से उसके पास एक सफेद बिंदु आ जाती है। उसके बाद जब जब उसकी साधना स्तर बढ़ती है तब तक उसके सफेद बिंदुओं की संख्या बढ़ती जाती है। रुद्रांश अभी यह सब सोच ही रहा था कि तभी एक लड़के की आवाज आई, अबे ओ कूड़े का ढेर, उठ यहाँ से, आज मैं सुब्रत इस जगह पर ध्यान करूंगा। ये कहकर वो रुद्रांश की तरफ हिकारत भारी नजरों से देखने लगा। लेकिन रुद्रांश तो अभी भी अपने शरीर पर ध्यान करके अपने शरीर की जांच कर रहा था। जब सुब्रत ने देखा कि रुद्रांश अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वह फिर से एक गुस्से से भरी आवाज में कहा, आवे ओ बिना युद्ध आत्मा के प्राणी, क्या तुझे मेरी बातें सुनाई नहीं देती? चल अब उठ अपने ध्यान से और निकल यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो फिर से रुद्रांश की तरफ देखने लगा। दरअसल सुब्रत भी रुद्रांश के गुरुकुल में पढ़ने वाला एक छात्र ही था, जो कि हमेशा ही मयंक के आगे पीछे घूमता रहता था, या यूं कहूं कि मयंक के चमचों में से एक था। जब वह यहाँ पर कुछ ढूंढ रहा था तब उसे रुद्रांश दिखाई दिया, जो कि उसे बरगद के पेड़ के नीचे आराम से बैठकर ध्यान कर रहा था।
उसे पता था कि रुद्रांश को मयंक बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, जिस वजह से वो हमेशा रुद्रांश को तंग करता रहता था। आज भी वो इसी उद्देश्य से रुद्रांश के पास आया था। इधर रुद्रांश ने भी सुब्रत की बात सुन ली थी, जिस वजह से उसके मुख पर अभी अभी जो शांत भाव था धीरे धीरे वह गुस्से में बदल गया। फिर उसने आंखें खोलकर सुब्रत की तरफ देखने लगा और फिर गुस्से में बोला, सुब्रत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे परेशान करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर सुब्रत भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित रह गया और रुद्रांश की तरफ अचरज में देखने लगा। फिर उसने एक घमंडी स्वर में रुद्रांश से बोला, आवे ओ कचरे के टुकड़े, ज्यादा बक बक मत कर। पहले से ही तेरे अंदर कोई युद्ध आत्मा नहीं है और तेरा युद्ध स्तर भी नहीं है, और चला है मुझसे लड़ने। अब मेरी बात सुन, अपना बोरिया बिस्तर समेट और यहाँ से निकल, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर बहुत मारूंगा। ये सुनकर रुद्रांश की मुख पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दरअसल सुब्रत एक तीसरे पड़ाव के मनुष्य लेवल का योद्धा था और अब तो रुद्रांश भी तीसरे पड़ाव का योद्धा बन चुका था, तो अब वो क्यों सुब्रत से डरेगा। इसलिए वे वहीं पर बैठकर सुब्रत की तरफ देखते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। इधर जब सुब्रत ने देखा कि रुद्रांश अभी भी वहीं पर बैठा हुआ उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा है, तो उसका गुस्सा भी बढ़ गया। फिर उसने गुस्से में बोला, आवे ओ बहरे, सुनाई नहीं देता क्या? लगता है मुझे तुझको सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर वो रुद्रांश की तरफ उसे मारने दौड़ने लगा, जिसे देखकर रुद्रांश भी थोड़ा डर गया, क्योंकि भले ही उसका युद्ध स्तर तीसरी पड़ाव पर पहुंच गया हो, पर उसने कभी भी लड़ाई नहीं की थी। जब भी वो मुसीबत में होता था तब ध्रुव उसकी रक्षा करता था। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए खड़ा हुआ और सुब्रत का सामना करने के लिए तैयार हो गया। इधर सुब्रत ने भी जब देखा कि रुद्रांश भी अब लड़ने के लिए तैयार हो गया है, तब उसके चेहरे पर बेरहमी भरी मुस्कान दिखाई देने लगी और वो पूरी गति से अपने हाथ को मुक्का बनाते हुए रुद्रांश की तरफ दौड़ने लगा। फिर जब रुद्रांश के पास पहुंचा तो उसने बड़े ही जोरदार तरीके से रुद्रांश की तरफ एक मुक्का जड़ दिया, जिसे देखकर रुद्रांश भी थोड़ा डर गया। फिर उसने अपने आंखों को बंद करके दोनों हाथों को डरते हुए आगे कर दिया, जिस पर बूम सुब्रत का मुक्का जाकर टकरा गया। दूसरी तरफ रुद्रांश ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, पर जब कुछ समय बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ तो उसने अपने एक आंख को थोड़ा खोलते हुए अपने हाथ की तरफ देखा। तब उसे इस बात का आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ को या उसके शरीर में कुछ भी नहीं हुआ था और सुब्रत का मुक्का जो कि रुद्रांश को टकराने के लिए उसने चलाया था, वह अब रुद्रांश के दोनों हाथों ने पकड़ लिया है। ये देखकर तो सुब्रत की भी आंखें चौड़ी हो गई, उसके मुख पर अब हवाएं उड़ने लगी। रुद्रांश ये देखकर बहुत खुश हो गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर उसने सुब्रत को पीछे धकेल दिया। फिर उसने अपने हाथों में शक्तियां केंद्रित करके एक मुक्का बनाया और सुब्रत के मुंह की तरफ भेज दिया। दूसरी तरफ सुब्रत अभी संभाल भी नहीं पाया था कि तभी उसको अपने मुंह की तरफ एक मुक्का आता हुआ दिखाई दिया। वो अभी कुछ प्रतिक्रिया दे भी पता कि तभी उसके मुंह पर वही मुक्का जाकर लगा, जिस वजह से वो उड़ते हुए 4 से 5 फीट दूर जाकर गिरा। इसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। इधर रुद्रांश भी ये देखकर चौंक गया, क्योंकि रुद्रांश ने अपने मुक्के पर अपनी आधी शक्तियां भी नहीं लगाया था, पर वो मुक्का भी सुब्रत को बेहोश करने का लिए पर्याप्त था। पर फिर उसने अपने आप को संभाला और सोचा शायद सुब्रत ने ही कोई लापरवाही दिखाई होगी। इसके बाद उसने सुब्रत को उठाया और उसे उस बरगद के पेड़ के नीचे लिटा दिया। फिर उसने अपने इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ ही दूर पर कुछ लड़के इधर आते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से उसने अब वहां पर ज्यादा देर तक रुकने की नहीं सोची और वो उन लड़कों से छिपाते छुपाते हुए अपने घर की तरफ निकल गया। दूसरी तरफ कुछ लड़के अपने साधना स्तर और तकनीकों की चर्चा करते हुए इस बरगद के पेड़ के पास से होकर जाने ही वाले थे कि तभी उनमें से किसी एक लड़के ने बरगद के पेड़ के नीचे लिटाया हुआ सुब्रत को देखा। उसे देखकर उस लड़के ने अपने साथियों से बोला, अरे वहां देखो, उस बरगद के पेड़ के नीचे कोई लेटा हुआ है, शायद वो बेहोश है। जिसे सुनकर उसके साथी भी उस तरफ देखने लगे। फिर उसी लड़के ने उन सब से बोल, चलो देखते हैं वो कौन है, वो वहां पर घायल दिख रहा है, कहीं वो घायल तो नहीं है। ये कहकर वो लड़का सुब्रत की तरफ चल दिया। ये सुनकर उसके बाकी साथियों ने भी अपना सर हमें हिलाते हुए उसके पीछे चल दिए। जब वो सब उस बरगद के पेड़ के पास चले गए तब उनको सुब्रत उस पेड़ के नीचे बेहोश लेटा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर उन लड़कों में से एक ने बोला, अरे ये तो सुब्रत है। जिसे सुनकर एक दूसरे लड़के ने बोला, सुब्रत? कौन सुब्रत?
जिस पर उस लड़के ने बोला, अरे वो सुब्रत जो हमेशा उस घमंडी मयंक के आगे पीछे घूमता रहता था। ये सुनते ही दूसरे लड़के ने कुछ याद करते हुए चौंक कर बोला, अरे हाँ, ये तो वही मयंक का चमचा है ना, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? देखने से तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बेहोश है। तभी एक और लड़के ने बोला, अरे उसके चेहरे पर देखो, वहां पर उसे चोट लगी है। दरअसल जब रुद्रांश का मुक्का सुब्रत के मुंह पर लगा था तो उसके मुंह पर एक लाल निशान बन गया था, जिसे देखकर उस लड़के ने अनुमान लगाया कि वो किसी के साथ लड़ाई कर रहा था और उसने ही उसको यह चोट दिया होगा। और यही बात उस तीसरे लड़के ने अपने साथियों को बताया, जिसे सुनकर सभी ने अपना सिर हिलाया। फिर उनमें से एक और लड़के ने बोला, पर ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पर सबको पता है कि सुब्रत मयंक का चमचा है, और मयंक सेनापति शूलपाणी का बेटा है, और उसके चमचे के साथ कौन लड़ाई कर सकता है? जिसे सुनकर बाकी सभी लड़के भी सोच में पड़ गए। तभी उस पहले लड़के ने, जिसने सबसे पहले सुब्रत को देखा था, अपने साथियों से बोला, अरे तुम सब इसके बारे में बातें ही करते रहोगे या इसे होश में लाने की भी कोशिश करोगे? ये कहकर फिर उसने अपने दाहिनी तरफ वाले एक लड़के से थोड़ा पानी मांगा और फिर उसने उससे कुछ पानी निकालकर सुब्रत के मुंह पर छिटक दिया, जिससे सुब्रत को धीरे धीरे होश आने लगा। जब सुब्रत को होश आया तब उसने देखा कि उसके सामने 4 से 5 लड़के जो कि उसी की उम्र के थे, उसके सामने उस बड़े ही अजीब अंदाज में घूर घूर कर देख रहे थे, जिसे देखकर सुब्रत थोड़ा असमंजस में पड़ गया। फिर उसने उन सभी की तरफ देखते हुए पूछा, अरे मैं कहाँ हूँ और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये बोलकर वह उन सभी लड़कों की तरफ देखने लगा जो कि उसी की तरफ एक अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। फिर वह उस बरगद के पेड़ के नीचे उठकर बैठ गया। कुछ समय बाद उसे कुछ याद आने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे रुद्रांश ने उसके के मुक्के को बड़ी आसानी से रोक दिया था और कैसे उसने उसी के चेहरे पर एक मुक्का जड़ दिया था, जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश हो गया था। ये याद आते ही उसको थोड़ा घबराहट सी महसूस हुई। फिर कुछ पल बाद उसके चेहरे पर एक गुस्सेल भाव प्रदर्शित होने लगा। फिर उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, रुद्रांश तुमने यह मेरे साथ ठीक नहीं किया, अब देखना मयंक भाई तुम्हारे साथ क्या करते हैं। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसे कुछ खटका। वह ये सोचने लगा, ये रुद्रांश के मुके में इतनी ताकत आखिर आई कहाँ से? गुरुकुल में सबको पता है कि उसके पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है, जिस वजह से वह साधना नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास इतनी शक्ति आई कहाँ से, जो उसने मेरे मुके को इतनी आसानी से रोक दिया? और तो और उसने मुझे जो मुक्का मारा था वह भी इतनी तगड़ी थी कि मैं बेहोशी हो गया। ये कैसे संभव है? कुछ तो गड़बड़ है। या फिर क्या ये हो सकता है कि उसके शरीर में युद्ध आत्मा भी जागृत हो गई हो और वह अब साधना करने लगा हो? या फिर उसने सबको दिखाने के लिए अपने युद्ध आत्मा का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया है और अपने युद्ध आत्माओं को छुपा कर रखा है? पर अगर उसके शरीर में कोई युद्ध आत्मा जागृत हो भी गया हो तो भी उसे साधना करने में कम से कम कुछ समय तो लगता ही। वह इतना जल्दी साधारण मनुष्य के तीसरे पड़ाव तक तो पहुंच ही नहीं सकता, यह असंभव है। तो फिर उसने मेरे मुके को रोका कैसे? मुझे जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा और आज की बात भाई को जरूर बताना पड़ेगा। और फिर वह वहां से उन सभी लोगों को नजरअंदाज करते हुए चला गया। इधर उन लड़कों में से एक ने बोला, अरे भाई केशव, लगता है सुब्रत की दिमाग में कोई चोट लगी है। देखो ना, उठाते ही ना हमें कोई धन्यवाद किया ना कुछ, और बस खुद में ही कुछ बड़बड़ाया और उठकर यहाँ से चला गया। उस लड़के की बात सुनकर दूसरा लड़का, जिसका नाम केशव था, उसने बोला, हाँ भाई मुरली, लगता है किसी ने इसको बहुत पीटा है, इस वजह से इसका दिमाग खराब हो रहा है। फिर छोड़ो, हमें उससे क्या, अब वह यहाँ से चला भी गया है, उसके बारे में बात करने का क्या मतलब है? हमें हमारे काम पर वापस जाना चाहिए। ये कहकर उसने अपने सभी साथियों को बोला, चलो भाइयों हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। सभी लोग बोले, हाँ चलो चलते हैं। दरअसल ये सभी जो लड़के थे वह उसी गुरुकुल के ही छात्र थे जिस गुरुकुल का शिष्य रुद्रांश था, और वह सब गुरुकुल के कुछ काम से यहाँ से गुजर रहे थे और फिर उन्होंने सुब्रत को देखा था। इधर दूसरी तरफ गुरुकुल के पीछे वाले झील के पास मयंक और उसकी दोस्त वहां घूम रहे थे, और गुरुकुल के शिष्यों को जो वहां अपने कौशलों का अभ्यास कर रहे थे उन्हें वे सब परेशान कर रहे थे। मयंक बाहर घूम ही रहा था कि तभी वहां पर दूर से उसे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जो कि किसी और का नहीं बल्कि सुब्रत का ही था। वह दूर से मयंक की तरफ जोर से चिल्लाते हुए दौड़कर आ रहा था,
जिसे देखकर मयंक की दोस्तों में से एक लड़का जिसका नाम रोशन था उसने आवाज की तरफ देखते हुए बोला, अरे ये तो सुब्रत है ना, ये यहाँ इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रहा है। दूसरी तरफ सुब्रत जोर जोर से मयंक भाई चिल्लाते हुए अब तक मयंक के पास भी पहुंच चुका था। फिर उसने मयंक के पास पहुंचकर एक गहरी सांसें ली और फिर उसने बोला, मयंक भाई आपको मेरा बदला लेना होगा। ये सुनकर मयंक और उसके के सभी दोस्त हैरानी से सुब्रत की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक ने पूछा, अरे यार सुब्रत, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मयंक भाई के दोस्तों में से किसी को चोट पहुंचा सके, और तुम्हारे चेहरे पर यह क्या हुआ है? तो क्या होगा आगे, क्या सुब्रत बताएगा रुद्रांश और अपनी लड़ाई के बारे में? और रुद्रांश के बारे में जानकर कैसा प्रतिक्रिया करेगा मयंक, जानने के लिए सुनते रहिए। रुद्रांश एक योद्धा। रुद्रांश एक योद्धा एपिसोड 4, नीले पत्थर की सच्चाई। पिछली भाग में रुद्रांश ने सुब्रत को एक मुक्का मारा, उसके बाद सुब्रत ने मयंक के पास जाकर उसकी शिकायत की। अब आगे मयंक भी सुब्रत पर एक नजर डालते हुए बोला, सुब्रत बता किसने तेरे साथ ऐसा किया है, आज हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इस पर सुब्रत थोड़ा शर्मिंदा होते हुए नजरें झुकाकर बोला, भाई आपको मेरे इस हालात का बदला जरूर लेना पड़ेगा, आपको कैसे भी करके उससे मेरा बदला जरूर लेना पड़ेगा। ये सुनकर मयंक भी बोला, हाँ हाँ चल अब बता किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, हम आज उसको छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर भी सुब्रत ने फिर बोला, भाई आपको कैसे भी हो उससे मेरा बदला जरूर लेना ही होगा, चलो भाई। ये सुनकर तो मयंक का मुंह तमतमा गया, फिर उसने कसकर एक थप्पड़ सुब्रत के गाल पर मार दिया, फिर बोला, अबे साले जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि किसने तुझे मारा है। हाँ, ये कहकर मयंक ने फिर से एक झापड़ सुब्रत के गाल पर जड़ दिया, जिससे वो झट से नीचे गिर गया। फिर उसने अपने हाथ से गाल को सहलाते हुए उठा और बोला, सॉरी भाई माफ करना, दरअसल आपको देखने से मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं उसका नाम ही बताना भूल गया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मयंक भाई वो वही है आपका सबसे बड़ा दुश्मन रुद्रांश। ये सुनकर मयंक और उसके सारे दोस्त कुछ समय तक भौंचक्के रह गए। खासकर मयंक इस बात से आश्चर्य नहीं रहा था कि रुद्रांश जिंदा है, क्योंकि उसने कल ही मयंक को देखा था ध्रुव के घर जाते हुए। वो इस वजह से परेशान था क्योंकि सुब्रत कभी भी मयंक से कुछ भी नहीं छुपाता है। फिर कुछ समय बाद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, हाँ, जिन्हें देखकर सुब्रत भी अवाक हो गया। फिर मयंक ने खुद को कुछ हद तक संभाला और हंसते हुए बोला, हाँ, क्या कहा तुमने, उस कचरे के ढेर ने तुम्हें सुब्रत को मारा? हाँ, ये कहकर वो फिर से हंसने लगा और उसकी बात सुनकर उसके चमचे भी जोर जोर से हंसने लगे। हाँ। दरअसल मयंक को अभी भी इस बात का विश्वास नहीं था कि मयंक ने सुब्रत को मारा है, जिसे सुनकर सुब्रत का मुंह बदसूरत हो गया और वो उन सभी को समझने के लिए कुछ बोलने ही वाला था, पर तभी मयंक ने हंसते हुए बोला, लगता है चोट खाने की वजह से इसके दिमाग पर चोट आ गया है, इस वजह से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। हाँ, उतना कहकर वह फिर से हंसने लगा और फिर उसने सुब्रत से बोला, सुन मेरे भाई तू जा आज आराम कर ले, हम कल बातें करेंगे, ठीक है? ये कहकर वो फिर से हंसने लगा और उसके चमचे भी जोर जोर से हंसने लगे और वहां से मयंक के साथ जाने लगे। उन सभी को देखकर सुब्रत भी अपने आप से ही बोला, मयंक भाई अभी आप इस बात पर मेरा भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर जब आपके पता चलेगा तब देखेंगे क्या आप मुझ पर कैसे हंसते हो। ये कहकर वह भी वहां से चला गया। सुब्रत के चले जाने के बाद इधर रुद्रांश जब अपने घर पर पहुंचा तब तक शाम हो चुकी थी। उसने जाते ही अपनी माँ को बुलाया, माँ कहाँ हो आप? जिस पर घर के अंदर से एक मीठी और ममता से भरी आवाज आ गया, तू चल अब अंदर तो आ। जिसे सुनकर रुद्रांश भी अपने घर के अंदर चला गया। फिर उसने अपने माँ से बोला, माँ आज तो जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस पर सुनीता बोली, अच्छा ठीक है, चल हाथ मुंह धोकर आज मैं खाना लगती हूँ। इस पर रुद्रांश ने भी अपने सर को हाँ में हिलाया और हाथ मुंह धोने आंगन में चला गया और फिर आकर बैठ गया। वहां उसकी माँ सुनीता उसके लिए खाना परोस रही थी। फिर उसने भोजन करना शुरू कर दिया और सुनीता उसको खाना खाते हुए देखते रही। फिर रुद्रांश ने खाना खाने के बाद रुद्रांश ने अपनी माँ से बोल, माँ आज का खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, आज तो मजा ही आ गया आपके हाथों का खाना खाकर।
ये सुनकर सुनीता भी बहुत खुश हो गई और मुस्कुराने लगी। आखिर कौन सी माँ अपने बेटे से अपने अपने खाने की तारीफ सुनकर खुश नहीं होगी। फिर रुद्रांश अपने कमरे में चला गया और फिर उसने अपने बिस्तर पर आराम से लेट गया और अपने युद्ध स्तर, अपने ताकत और युद्ध आत्माओं के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, आज तो कमाल ही हो गया, आज मैंने उसे सुब्रत को अच्छा सबक सिखाया, लगता है आपसे वह मुझे परेशान नहीं करेगा। और करेगा भी कैसे, अगर उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं भी उसे अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर उसने उस समय की बात याद करने लगा जब उसने उस सुब्रत को सबक सिखाया था। उसने उसके चेहरे को इमेजिन करते हुए खुद में ही मुस्कुराने लगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कमरे में एक दस्तक हुई और बाहर से आवाज आई, रुद्रांश क्या तुम अंदर हो? ये सुनकर रुद्रांश कुछ असमंजस में पड़ गया। फिर उसने सोचा, ये तो माँ की आवाज है, पर मन तो कभी मुझे इस टाइम पर बुलाती नहीं है, फिर आज क्या हुआ? इसके बाद उसने अपने बिस्तर से झट से खड़े होते हुए बोला, हाँ माँ, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे के दरवाजे की तरफ चला गया और दरवाजा खोलकर पूछा, माँ क्या बात है, आप इस वक्त यहाँ पर? कोई बात है क्या? इस पर रुद्रांश की माँ सुनीता जी ने गंभीर होते हुए बोली, रुद्रांश मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। ये सुनकर रुद्रांश बोला, जी बोलिए। सुनीता बोली, यहाँ नहीं, मेरे कमरे में चलो। इतना कहकर सुनीता जी ने रुद्रांश के कलाई को पकड़कर अपनी कमरे में ले गई। रुद्रांश ने भी उनका कोई विरोध नहीं किया और अपनी माँ के साथ उनके कमरे में चला गया। जब दोनों सुनीता के कमरे में पहुंचे तब सुनीता ने रुद्रांश को अपने बिस्तर पर बिठाते हुए उसे बोली, तुम यहीं बैठे रहो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर सुनीता अपने कमरे के बाएं कोने पर पड़ी हुई पुराने संदूक की तरह चली गई। इधर रुद्रांश अपनी माँ को बड़े ही अचरज हुई निगाहों से देखता ही रहा। इधर दूसरी तरफ सुनीता ने उस संदूक को खोलते हुए उसमें से कुछ निकालने लगी। इधर रुद्रांश भी अपनी माँ की तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तब उसने देखा कि उसकी माँ ने उस संदूक से एक नीली पत्थर जैसी चीज बाहर निकाला है। पर उसने अपने माँ से इसके बारे में नहीं पूछा, बल्कि उनके बोलने का इंतजार करने लगा। इधर सुनीता ने उस पत्थर को निकालकर रुद्रांश के पास आकर रुद्रांश को वह पत्थर दिखाया। फिर उन्होंने रुद्रांश को पत्थर दिखाते हुए बोली, रुद्रांश, याद है मैंने तुम्हें एक लॉकेट दिया था और बोला था कि उसका अपने जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। ये कहकर वह रुद्रांश की तरफ ध्यान से देखने लगी। इधर रुद्रांश ने अपनी माँ की बात सुनकर हड़बड़ा गया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें फैल गई। जब उसकी माँ ने उसके चेहरे के भाव देखे तो उनकी भौं तंग गई। फिर उन्होंने थोड़े गंभीर होते हुए रुद्रांश से पूछा, क्या बात है रुद्रांश, क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ऐसी परेशान क्यों दिख रही है, मुझे कहीं तुमने? वो आगे कुछ बोलती कि तभी रुद्रांश ने बोला, मुझे माफ कर दो माँ, वह लॉकेट मुझसे खो गया है। दरअसल उस दिन जब मैं रक्त पहाड़ी पर बेहोश हो गया था तब तक तो मेरे पास वो लॉकेट था, पर जब होश में आया तब वो लॉकेट मेरे पास नहीं था। मैं वहां पर आसपास बहुत जगह ढूंढा पर मुझे वह लॉकेट कहीं कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं हताश होकर वापस चला आया। मैं ये सब आपको बताने ही बोला था, पर युद्ध आत्माओं के जागृत होने की वजह से मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि आपको उस लॉकेट के बारे में बताना ही भूल गया। ये सुनकर सुनीता घबरा गई। इसी घबराहट में उसने रुद्रांश से गुस्से में बोली, रुद्रांश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पता है वो लॉकेट हमारे परिवार की एक विरासत थी, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? जिस पर रुद्रांश भी थोड़े दुखी होकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल ही जाऊंगा और उस लॉकेट को ढूंढ कर लाऊंगा, फिर ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। सुनीता जी अपने बेटे के चेहरे को देखकर समझ गई कि वो कितना परेशान और दुखी है उस लॉकेट के लिए, जिस वजह से वह भी थोड़ा शांत होकर भरते हुए रुद्रांश को बोली, चलो ठीक है, पर कल जरूर जाना और उस लॉकेट में जैसे भी करके ढूंढ कर लाना, अगर चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुनकर रुद्रांश बोला, नहीं माँ, मैं खुद चला जाऊंगा उसे लॉकेट को ढूंढने, आप चिंता ना करो। दरअसल रुद्रांश अपनी माँ को ले भी जाता, पर उसने अपनी माँ से बोल दिया था कि वो पहाड़ी के ऊपर बेहोश हुआ था, जबकि वह उस खाई में गिरकर वहां पर बेहोश हो गया था। अब रुद्रांश अपनी माँ को सच्चाई तो बात नहीं सकता, तो वो अपनी माँ को कहाँ लेकर जाता। इधर रुद्रांश की माँ ने भी ज्यादा जिद नहीं किया और अपना शहर हमें हिला दिया।
कुछ समय रुकने के बाद सुनीता ने अपने हाथ में पड़े नीले रंग के पत्थर को देखते हुए अपने आप से ही बड़बड़ाया, क्या ये पत्थर अभी रुद्रांश को देना ठीक रहेगा, क्योंकि महाराज ने बताया था कि उसे लॉकेट का इस पत्थर से एक गहरा रिश्ता है और अभी रुद्रांश के पास वो लॉकेट है ही नहीं। पर फिर उन्होंने सोचा, नहीं नहीं, रुद्रांश को पहाड़ी से लौटे हुए आज 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से वो लापता था, इसका मतलब उसके शरीर में युद्ध आत्मा जागृत हुए 4 दिन हो चुके हैं, कल 5वां दिन भी हो जाएगा और अगर कल भी उसे वो लॉकेट नहीं मिला तो कहीं उसके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। मुझे वह लॉकेट रुद्रांश को आज ही देना पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ ध्यान से देखने लगी। फिर कुछ समय रुककर उन्होंने रुद्रांश से बोल, रुद्रांश अपना हाथ बढ़ाओ। ये सुनकर रुद्रांश भी चौंक गया और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगा जो उसी की तरफ देख रही थी। फिर उसने भी अपना सर हम हिलाते हुए अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया। जब उसने अपनी दाहिनी हाथ आगे किया तब सुनीता जी भी इस उसकी हाथ की तरफ वह नीला पत्थर देने के लिए आगे बढ़ गई। जब वो रुद्रांश के हाथ में वह नीला पत्थर देने वाली ही थी कि तभी उन्होंने रुद्रांश के कलाई पर एक लाल रंग चमकता हुआ देखा, जिसे देखकर उनकी भौं सिकुड़ गई और फिर उन्होंने रुद्रांश की कलाई को पकड़कर ध्यान से उसे देखने लगी, जिस वजह से रुद्रांश का भी ध्यान उस चमकते लाल रंग पर गया, जिसे देखकर वो भी चौंक गया। फिर उसे याद आया कि उसने यह उस टाइम देखा था जब उसने अपने युद्ध आत्माएं बाहर निकली थी, तब भी वो लाल रंग उसके कलाई पर ऐसे ही चमक रहा था। ये याद आते ही उसने अपनी माँ से बोला, अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। ये सुनकर सुनीता भी रुद्रांश के तरफ आश्चर्य से देखने लगी और पूछा, तुम क्या बताना भूल गए थे? जिस पर रुद्रांश बोला, माँ, जब मैं पहाड़ी पर बेहोशी से जगा था ना और पहली बार मैंने अपने युद्ध आत्माओं को अपने शरीर से निकले थे, उस समय मेरी कलाई पर यही लाल रंग जोरों से चमक रहा था और इस लाल रंग को देखो माँ, ये बिल्कुल उसी लॉकेट में जड़ा लाल पत्थर की तरह नहीं दिखता है क्या? जिस पर रुद्रांश की मां ने भी इस चीज पर गौर किया कि रुद्रांश के कलाई पर जो लाल रंग चमक रहा है वह बिल्कुल उसी लॉकेट पर जुड़ा हुआ लाल रंग के पत्थर की तरह ही दिख रहा है। ये देखकर रुद्रांश की मां समझ गई कि वह लॉकेट कहीं और नहीं बल्कि अपने बेटे रुद्रांश के शरीर में ही विलीन हो गया है। इसके बाद उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान पसर गई। उनकी मुस्कुराहट को देखकर रुद्रांश आवकी से उनको देखते हुए बोला, माँ, आप इतनी मुस्कुराए क्यों रही हैं? जिस वजह से सुनीता का भी ध्यान टूट गया और उसने रुद्रांश की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रुद्रांश, अब तुम्हें उस लॉकेट को ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर रुद्रांश चौंक गया। फिर उसने पूछा, यह आप क्या बोल रही हो माँ? अभी कुछ ही देर पहले आप ही ने तो मुझे बोला था कि वह हमारे परिवार की एक अनमोल विरासत है और अब आप कह रही है कि मुझे उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों? जिस पर सुनीता बोली, बेटे, तुम्हारे कलाई पर यह जो लाल रंग दिख रहा है ना, वही तुम्हारा लॉकेट है। जिसे सुनकर रुद्रांश अवाक रह गया और उसने अपनी माँ से पूछा, पर यह कैसे हो सकता है माँ? कैसे कोई लॉकेट मेरे शरीर के अंदर समा सकता है? ये कैसे संभव है? जिस पर सुनीता बोली, बेटे, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज हैं जो तुम्हें नहीं पता और वह सब बहुत ही रहस्यमय और ताकतवर हैं। इसमें तुम्हारा भी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उन सभी के बारे में बाद में पता चल जाएगा। फिर उन्होंने अपने हाथ में पड़े नीले रंग के पत्थर को देखा और उसे रुद्रांश की तरफ बढ़ते हुए बोली, रुद्रांश, ये देखो, यह एक स्मृति पत्थर है। जिस पर रुद्रांश बोला, स्मृति पत्थर, यह क्या होता है माँ? जिस पर सुनीता अपने बेटे को समझाते हुए बोली, यह एक ऐसा पत्थर होता है जिसके अंदर हम अपनी यादें या फिर कोई तकनीक या जानकारी को संजोकर रख सकते हैं। इस पत्थर को देते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझे इसके बारे में ये सारी बातें बताई थी। रुद्रांश बोला, पिताजी ने? क्या पिताजी ने आपको ये सब बताया था? जिस पर सुनीता बोली, हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे पिता एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया था और इसके बारे में बताया था। इसके बाद रुद्रांश बोला, माँ, आपने कभी भी मेरे पिता के बारे में मुझे आप कभी कोई बात नहीं बताया है, ऐसा क्यों? जिस पर सुनीता भावुक होकर बोली, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी रुद्रांश, पर अभी नहीं। सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, पर अभी तुम ये पत्थर को, ये तुम्हारा है। तुम्हारे पिता ने मुझे ये पत्थर देते वक्त कहा था कि वो लॉकेट जिसके पास भी होगा ये पत्थर सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अब तुम इसमें जितने भी जानकारी है इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
जिसे सुनकर रुद्रांश भी खुश हो गया और उस नीली पत्थर को अपनी माँ से ले लिया। फिर उसने उसे पत्थर को गौर से देखने लगा। वह पत्थर बिल्कुल किसी अंडे के आकार के नीले हीरे के जैसा दिख रहा था, जिसके अंदर एक 5 फनों वाला लाल रंग का नाग बना हुआ था। अभी रुद्रांश उस पत्थर को देख ही रहा था कि तभी उसे पत्थर में से एक नीले रंग की ऊर्जा निकलने लगी, जो धीरे धीरे रुद्रांश के हाथ से होते हुए रुद्रांश के कलाई पर जो लाल रंग टिमटिमा रहा था उसके अंदर जाने लगी, जिस वजह से रुद्रांश के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस बोलना शुरू हो गया। इधर वह नीले रंग की पत्थर ऊर्जा में बदलते हुए धीरे धीरे एक नाग में बदलकर सीधे रुद्रांश के हाथ में जो लाल रंग टिमटिम रहा था उसमें समा गया। इसके बाद रुद्रांश के सिर में दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसे देखकर सुनीता भी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और फिर उसने रुद्रांश को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे दिलासा देने लगी। रुद्रांश, मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? ये कहकर वह रुद्रांश के सर को सहलाने लगी, जिस पर रुद्रांश बोल, माँ, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इतना कहकर वो और भी ज्यादा कराहने लगा, जिसे सुनकर सुनीता बोली, रुद्रांश, थोड़ी देर ऐसे दर्द जरूर होगा, इसकी थोड़ी देर बाद तुम्हारे ये दर्द जरूर काम हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर इस दर्द का ओ सहन कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें जो ज्ञान मिलेगा इससे तुम खुद को बहुत ही खुशनसीब मानोगे। जिस पर रुद्रांश भी अपने दांत पीसते हुए उसे दर्द को सुनने की कोशिश करने लगा। ऐसे ही कुछ समय बाद रुद्रांश को थोड़ा बहुत महसूस हुआ। इसके बाद उसने अपने माँ की तरफ देखते हुए एक थकी हुई आवाज में बोला, मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सुनीता भी अपने सर को हाँ में हिलाया। फिर उसने रुद्रांश को अपने कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेट दिया और उसे आराम करने को बोलकर वो बाहर चली गई। इधर रुद्रांश भी आराम करने लगा। इधर जब रुद्रांश अपने कमरे में आराम कर रहा था, तब दूसरी तरफ मयंक, जिसने रुद्रांश को खाई में गिरा दिया था, बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसने अपने आप से ही बोला, ये रुद्रांश बच कैसे गया? और उसने सुब्रत को पीट भी दिया। दरअसल मयंक को कल पता चल गया था कि रुद्रांश अपने घर वापस लौट आया है, क्योंकि कल जब रुद्रांश ध्रुव के घर जा रहा था, इस समय मयंक भी इसी तरफ जा रहा था और उसने तभी रुद्रांश को देख लिया था। रुद्रांश को देखते ही मयंक आश्चर्यचकित हो गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो इस बात पर कोई भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी खाई पर गिरने के बाद भी कोई इंसान बचकर जिंदा लौट सकता है। और इसके शरीर पर तो कोई चोट के निशान भी नहीं है। चोट तो छोड़ो, एक खरोच तक नहीं है। ये कैसे संभव हो सकता है? उसने सोचा, नहीं जरूर मैं कोई सपना देख रहा हूं। इतना सोचकर उसने खुद ही अपने आप को एक थप्पड़ मारा, जिससे उसे दर्द हुआ और वो कराह उठा। फिर उसने अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए अपनी आंखें रगड़कर फिर से उस तरफ देखा जहां रुद्रांश आ रहा था, पर उसने कोई भी बदलाव नहीं था। इसके बाद उसे विश्वास हो गया कि रुद्रांश अभी भी मारा नहीं है। उसने अपने मन ही मन गुस्से में बड़बड़ाया, अबे ये साला कचरे का ढेर उसे खाई के नीचे से बचकर कैसे आ गया? और इसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं है। पर उसने रुद्रांश के देखने से पहले ही छुप गया था। मयंक ने गुस्से में अपने कमरे के एक फूलदान को फेंक कर तोड़ दिया। फिर उसने गुस्से में बोला, रुद्रांश, उस बार तो तू मेरे से बच गया, पर अगली बार जिस दिन भी मुझे मौका मिलेगा उस दिन तेरा अंतिम दिन होगा। फिर मयंक ने अपना तलवार उठाया और अपने अभ्यास कक्ष में चला गया और तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा। उधर रुद्रांश इन सब से बेखबर अपने कमरे में आराम से सो रहा था और दूसरी तरफ उसकी मां सुनीता अपने पति महाराज शिवेंद्र को याद करते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। आसमान में टिमटिमाते तारे बड़े बड़े दृश्य प्रदर्शित कर रहे थे। चांद की चांदनी धरा पर अपनी आभा बिखेर रही थी। चारों तरफ एक सुखद शांति का माहौल बना हुआ था। सुनीता आसमान की तरफ देखते हुए बोली, शिवेंद्र, आज मैंने आपके दिए हुए एक वादे को पूरा कर दिया है। मैंने रुद्रांश को वह पत्थर दे दी है। अब से रुद्रांश का योद्धाओं वाला महान सफर शुरू हो गया है। अब से रुद्रांश योद्धा बनने की पहली सीढ़ी पर अपना कदम रख चुका है। अब से उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, जिसे उसको खुद ही दूर करना पड़ेगा। इतना कहकर वो बिल्कुल शांत हो गई। फिर वो वहां से पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ चलना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने भी अपने कमरे में प्रवेश करके आराम करने का फैसला किया और अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। रडरंश एक योद्धा एपिसोड।
5 सप्तगिरी गुरुकुल में प्रतिभा का परीक्षण और राजकुमारी का प्रतिभा। पिछले भाग में रुद्रांश की मां ने उसको एक नीला पत्थर दिया था, जिसमें उसके पूर्वजों की कुछ यादें संजोकर रखा गया था, जो अब रुद्रांश को मिल चुका था। अब आगे अगले दिन सुबह नींद से जागने के बाद रुद्रांश को अपना सर थोड़ा भारी महसूस हुआ। उसे हल्का हल्का दर्द भी महसूस हो रहा था, जिस वजह से रुद्रांश ने अपने सर को जोर से पकड़ लिया। पर कुछ समय बाद अचानक से उसकी मस्तिष्क में कुछ अनजानी यादें व्यवस्थित होता हुआ महसूस हुआ। उसे अपने पूर्वजों से मिली कुछ अनमोल अनुभव, जैसे कि अनेकों औषधियों की जानकारियां, ढेरों हथियारों के बारे में जानकारी तथा प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी जो उसके पूर्वजों ने उस पत्थर पर संग्रहित किया था। अभी वह सभी यादें रुद्रांश को मिल चुकी थी, जिसे देखकर रुद्रांश भी अवाक रह गया। उसने उन सभी यादों में उसने उस लॉकेट के बारे में भी यादें थी, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने अपने आप से ही पूछा, क्या ये संभव है कि किसी लॉकेट में ऐसी ताकत हो सकती है कि कोई जानवर की आत्मा को किसी और इंसान के आत्मा के साथ विलय करके उसकी शक्तियां प्रदान कर सकती हैं। फिर उसने सोचा, पर मैं जब उस खाई में गिरा था तब तो वहां कोई भी पक्षी या ड्रैगन नहीं था, तो फिर उस लॉकेट ने उन दो जानवरों की युद्ध आत्मा को मेरे अंदर विलय किया कैसे? पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब उसने अपने आप से ही बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं माँ से ही पूछ लूंगा। फिर उसने अपने परिवार के बारे में कुछ बातें जानने की कोशिश किया। तब उसे पता चला कि वो एक ऐसी रहस्यमयी रक्त रेखा से संबंधित है, जो कि स्वयं मां नागराज वासुकी से संबंधित है। रुद्रांश अभी इसके बारे में अपने पूर्वजों के यादों में ढूंढ ही रहा था कि तभी सुनीता बाहर से रुद्रांश के कमरे में आते हुए बोली, रुद्रांश तुम जाग गए। जिसे सुनकर रुद्रांश अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोला, हाँ माँ। फिर सुनीता बोली, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कल की तरह आज भी सिर में दर्द तो नहीं हो रहा ना? जिस पर रुद्रांश बोला, नहीं माँ, अभी मुझे कोई सर में दर्द नहीं हो रहा है। अम्मा, क्या आपको पता है मुझे हमारे पूर्वजों से विरासत में उनकी यादें प्राप्त हुई है। ये सुनकर सुनीता भी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो है। मैं तुम्हें कल बताया था ना, मैंने जो तुम्हें नीला पत्थर दिया था उसमें हमारे पूर्वजों की यादें ही संग्रहित की गई थी। जिस पर रुद्रांश भी अपने सर को हाँ में हिला दिया। फिर वो अपनी माँ से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसकी माँ ने बोला, ठीक है अब चलो जाओ, कुछ नाश्ता कर लो, फिर गुरुकुल भी तो जाना है तुम्हें। जिस पर रुद्रांश अपनी माँ की तरफ देखते हुए हाँ में सर हिला दिया, और फिर वो बिस्तर से उठकर बाहर चला गया। इन सब में रुद्रांश अपनी माँ को अपने परिवार और लॉकेट के बारे में जो पूछना चाहता था वो तो भूल ही गया। कुछ समय बाद रुद्रांश कुछ खाना खाकर बाहर आंगन में चला गया। कुछ समय बाद रुद्रांश के घर के बाहर ध्रुव आ गया और उसने रुद्रांश को आवाज लगाई, रुद्रांश, क्या तुम अंदर हो? जिसे सुनकर रुद्रांश भी आवाज की तरफ देखने लगा और बोला, अरे ध्रुव रुको, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जिस पर ध्रुव बोला, अरे रुद्रांश भाई, क्या तुम भूल गए थे? हमें आज गुरुकुल जाना है, पता है ना आज क्या है? जिस पर रुद्रांश थोड़े अचरज में बोला, क्या बात है? आज तुम इतनी जल्दी सुबह सुबह मेरे घर पर कैसे आ गए, और आज गुरुकुल में क्या है? जिसे सुनकर ध्रुव ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और रुद्रांश से बोल, अरे यार, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आज हम सबको लाइब्रेरी से कोई भी युद्ध तकनीक चुनने का मौका मिलेगा। जिस पर रुद्रांश भी अपने सर को हाथ से रगड़ते हुए थोड़ा शर्मिंदा होते हुए ध्रुव से बोला, अरे हाँ, मुझे तो ये याद ही नहीं रहा। फिर उसने अपनी माँ को, जो कि घर का कुछ काम कर रही थी, आवाज लगाते हुए बोला, माँ, मैं गुरुकुल जा रहा हूँ ध्रुव के साथ। जिस पर सुनीता बोली, हाँ ठीक है, पर जल्दी लौटना, कहीं फिर जंगल की तरफ चले मत जाना। जिस पर रुद्रांश बोला, जी माँ। फिर रुद्रांश ध्रुव के साथ गुरुकुल की तरफ चला गया। रुद्रांश और ध्रुव दोनों गुरुकुल की तरफ धीरे धीरे बातें करते हुए चले जा रहे थे। ध्रुव ने पहले बात करना शुरू किया, तो रुद्रांश भाई, तुम रक्त पहाड़ी पर कैसे भटक गए और तुम्हें बाहर कितने रक्त पत्थर मिले? जिस पर रुद्रांश बोला, ध्रुव बता मत यार, तू जैसा समझ रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसे दिन। पर मैं तुझे वहां की बातें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे वादा करोगे कि जो कुछ भी मैं तुझे बोलूंगा तुझे वो सब किसी को भी नहीं बताओगे, खुद अपने पिता को भी नहीं।
जिस पर ध्रुव थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने सोचा शायद कुछ ऐसा है जो बहुत ही रहस्यमय और महत्वपूर्ण है जो रुद्रांश भाई सबसे छुपाना चाहते हैं। ये सोचकर उसने अपना सर हिला दिया और बोला ठीक है रुद्रांश भाई, तुम मुझे जो भी बताओगे मैं कभी भी किसी को उस बारे में नहीं बताऊंगा। जिस पर रुद्रांश ने भी अपना कर हिलाते हुए उसने ध्रुव को वो सारी बातें बताई जो उस दिन उसके साथ घटित हुआ था। जिसे सुनकर ध्रुव का मुंह हैरानी से खुला का खुला रहेगा। फिर उसने आश्चर्यचकित होकर बोला भाई, क्या बात कर रहे हो? क्या सच में तुम्हारे साथ ये सब हुआ? जिस पर रुद्रांश बोला अरे हाँ यार, क्या मैं तुझे झूठ बोल सकता हूँ? फिर ध्रुव बोला रुद्रांश भाई, क्या सच में तुम्हारे अंदर युद्ध आत्माएं जागृत हो चुके हैं? जिस पर रुद्रांश मुस्कुराते हुए अपनी माया पक्षी की युद्ध आत्मा को बाहर निकाला। जिसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने रुद्रांश से पूछा तो ये है नील अग्नि माया पक्षी की युद्ध आत्मा? जिस पर रुद्रांश बोला हाँ बिल्कुल। दरअसल रुद्रांश ने ध्रुव को सिर्फ माया पक्षी की युद्ध आत्मा ही दिखाई क्योंकि उसकी मां ने उसे बताया था कि किसी को भी अपनी दिव्य नाग और ड्रैगन की युद्ध आत्मा मत दिखाना। जब रुद्रांश ने ध्रुव को उस दिन की सारी घटनाएं बताई तब उसने ये बात छुपाई कि उसके शरीर में तीन तीन युद्ध आत्माएं जागृत हो गई हैं। उसने उस लॉकेट के बारे में भी ध्रुव को बताया। पर उसने ये बात नहीं छुपाई कि उस लॉकेट ने उस युद्ध आत्मा को उसके शरीर में युद्ध आत्मा के रूप में बांध दिया है। और वो अब उस पक्षी की सारी शक्तियां उपयोग कर सकता है। तब ध्रुव के दिल में भी वही बात आई कि रुद्रांश के शरीर में माया पक्षी की युद्ध आत्मा आई कैसे, जबकि वहां पर कोई माया पक्षी थी ही नहीं। उसने यह बात रुद्रांश से भी पूछा। रुद्रांश न ए बोला मुझे भी नहीं पता, पर जरूर माँ को पता होगा। जिस पर ध्रुव भी हाँ में अपना सर हिलाया और चुप रह गया। फिर ध्रुव ने कुछ सोचकर रुद्रांश से बोला रुद्रांश भाई, हो सकता है वो माया पक्षी तुम जब बेहोश हो गए थे तब वहां आए हो। जिस पर रुद्रांश ने भी कुछ सोचकर हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर ध्रुव ने आगे बोला पर कोई माया पक्षी उस खाई में जाएगी ही क्यों? क्या ऐसा हो सकता है कि वो वहां पर अंडे देने गई हो, या फिर कोई ऐसी फल जो कि उस पक्षी को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो जिस वजह से वो उस खाई में गई हो? इसे सुनकर रुद्रांश भी सोच में पड़ गया। फिर उसने भी ध्रुव को देखते हुए बोला हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। जिसे सुनकर ध्रुव भी बहुत एक्साइटेड हो गया और फिर उसने रुद्रांश का हाथ पकड़ते हुए बोला इसका मतलब वो चीज जो उस माया पक्षी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है वो बहुत ही मूल्यवान वस्तु होगी, है ना? जिस पर रुद्रांश ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वो भी बहुत एक्साइटेड हो गया और ध्रुव की तरफ एक्साइटेड नजरों से देखने लगा। और फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए एक साथ बोले क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? ये कहकर दोनों कुछ पल तक चुप रहकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर रुद्रांश बोला ध्रुव से तुम आज शाम को तैयार रहना, हम दोनों वहां चलेंगे और जो भी वस्तु है वहां पर होगा उसे ढूंढकर आपस में बांट लेंगे। जिस पर ध्रुव भी हाँ में अपना सर हिलाते हुए राजी हो गया और बोला ठीक है, मैं आज शाम को तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा और दोनों साथ में उस खाई की तरफ जाएंगे। जिस पर रुद्रांश भी अपना सर हाँ में हिला दिया। और फिर दोनों ऐसे ही बातें करते हुए गुरुकुल तक पहुंच गए। इधर दूसरी तरफ गुरुकुल में सभी गुरुकुल के शिष्य, जो कि इस गुरुकुल में 3 साल का अभ्यास कर चुके हैं और साधारण युद्ध कलाएं सीख चुके हैं, वो सब एक ही जगह पर इकट्ठे होकर प्रधानाचार्य भीष्म के आने का इंतजार कर रहे थे। तब उस जगह पर ध्रुव और रुद्रांश भी पहुंच गए। वहां पर मयंक और उसके दोस्त भी इकट्ठा हुए थे क्योंकि वो भी गुरुकुल में 3 साल का अभ्यास पूरा कर चुके थे और आज उन सभी को मौका मिलने वाला था लाइब्रेरी में जाकर कोई सी भी युद्ध तकनीक को चुनने की। दरअसल इस दुनिया में जैसे योद्धाओं का स्तर होता है वैसे ही युद्ध तकनीक का भी कोई स्तर होते हैं, जिनको पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर ऐसे भागों में विभाजित किया गया है। इन सब में पहले स्तर की युद्ध तकनीक सबसे निम्न होती है। उससे ऊपर दूसरे स्तर, उसके ऊपर तीसरा स्तर ऐसे ही आगे बढ़ाती हैं। जिस तकनीक का स्तर जितना अधिक होगा उस तकनीक से दुश्मनों को नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। क्योंकि शक्तिनगर राज्य एक दूसरे स्तर का राज्य है, इसीलिए इस राज्य में ज्यादा से ज्यादा तीसरे स्तर के युद्ध तकनीक को बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। गुरुकुल भी केवल दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी का ही तकनीकें उपलब्ध करवा सकती हैं। इधर दूसरी तरफ जब ध्रुव और रुद्रांश उस जगह पर पहुंचे तब मयंक के दोस्तों में से एक ने उनको आते हुए देख लिया।
और फिर उसने अपने सभी साथियों को और मयंक को भी उस तरफ देखने को बोला जिस तरफ रुद्रांश और ध्रुव आ रहे थे। जिसे देखकर उनके ग्रुप में से एक लड़का जिसका नाम रोहित था उसने बोला, अरे ये तो वही कचरे का ढेर है ना, जिसके पास कोई भी युद्ध आत्मा नहीं है। जिस पर पास ही बैठे उसके एक साथी ने बोला, अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला है, ये तो वही नकारा कचरे का ढेर है, इसे तो हमारे मयंक भाई यूं चुटकियों में मसाल सकते हैं। फिर दूसरे ने बोला, अरे चलो थोड़ा मजा कर लेते हैं इसके साथ, वैसे भी यहाँ खड़े होते होते पर में दर्द कर रहा है। जिस पर उस लड़के जिसका नाम रोहित था उसने बोला, आबे मरना है क्या, तू सिर्फ उस कचरे के ढेर को देख रहा है पर उसके बगल में जो है जरा उसको भी देख। जिसे सुनकर इस लड़के ने जिसने रुद्रांश को सताने की बात कही थी उसने रुद्रांश के बगल में आते हुए ध्रुव को देखा तो उसकी आंखों में डर की एक हरसी दौड़ गई। दरअसल ध्रुव इस गुरुकुल का सबसे अच्छा शिष्य था, उसने सिर्फ 3 साल में ही साधारण मनुष्य स्तर के 7वें पड़ाव तक पहुंच चुका था, जिस वजह से वो उसे देखकर डर रहे थे। दरअसल ध्रुव हमेशा से ही रुद्रांश के साथ रहता था, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि उनमें से कुछ लड़के ध्रुव से पीट भी चुके थे, क्योंकि उन्होंने रुद्रांश को परेशान करने की कोशिश की थी, जिस वजह से वो सब डर रहे थे। इधर अब तक मयंक भी उन दोनों को देख चुका था, फिर उसने अपने दोस्तों से बोला, तुम सब उसकी तरफ देखना बंद करो। आज मैं नहीं चाहता कि गुरुकुल के आचार्यों का ध्यान मुझ पर पड़े, इसलिए सब लोग अपना अपना काम करो। इतना कहते ही मयंक के सभी दोस्त इधर उधर देखने लगे, फिर रुद्रांश और ध्रुव को नजरअंदाज करने लगे। वो सब इधर उधर देखकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि उनमें से किसी एक लड़के ने दूर मंच के पास इशारा करते हुए बोला, मयंक भाई वो देखो राजकुमारी शिवांगी उस मंच के पास खड़ी हैं। जिस पर मयंक और उसके दोस्त सभी मंच की तरफ देखने लगे। वहां पर 2 खूबसूरत लड़कियों के साथ एक रुद्रांश के ही हम उम्र की एक लड़की, जो कि देखने में बिल्कुल किसी देवी की तरह सुंदर और अलौकिक दिख रही थी, अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही था। बड़ी इसे देखकर मयंक के दोस्तों में से एक ने मयंक की चापलूसी करते हुए बोला, अरे मयंक भाई, राजकुमारी और आपकी जोड़ी तो बिल्कुल स्वर्ग से ही बनकर आई है, आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगोगे। जिस पर मयंक भी खुश हो गया और उसके पिठ थपथपाते हुए बोला, बात तो तुमने सही है रमेश। ये सुनकर वह लड़का जिसने अभी अभी मयंक की तारीफ किया था वो बहुत खुश हो गया। दरअसल मयंक सेनापति का बेटा होने की वजह से उसका औहदा गुरुकुल में बहुत अच्छा था, जिस वजह से सभी शिष्य उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे और उसका साथ पाने की कोशिश करते रहते थे। कुछ समय बाद गुरुकुल के एक आचार्य ने सबको संबोधित करते हुए बोले, सभी शिष्य कृपया ध्यान दें, अभी कुछ समय बाद हमारे सप्तगिरी गुरुकुल के प्रधानाचार्य इस मंच पर आने वाले हैं, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। इतना कहकर वो सभी छात्रों की तरफ ध्यान से देखने लगे। आचार्य की बात सुनकर सभी छात्र जो वहां पर एकत्रित हुए थे, सभी एक क्रमबद्ध तरीके से वहां पर खड़े हो गए। इसके बाद उस मंच की तरफ एक इंसान जो कि लगभग 60 के उम्र का रंग रहे वो आ रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि सप्तगिरी गुरुकुल के प्रधानाचार्य भीष्म जी थे, जो कि मंच पर आकर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, मेरे सप्तगिरी गुरुकुल के सभी तीसरे वर्ष के शिष्यों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज आप सभी को लाइब्रेरी में जाकर एक युद्ध तकनीक चुनने का मौका मिलने वाला है। पर उससे पहले हमें आप सभी के युद्ध प्रतिभा का परीक्षण करना पड़ेगा, जिस वजह से हम आपको सही तकनीक चुनने में मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जिस तकनीक को आपके लिए चुनाव होगा आप सिर्फ उसी को ले सकते हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी तकनीक चुन सकते हैं, पर ध्यान रहे जिसके पास जितना प्रतिभा होगा वो उसी के हिसाब से ही कोई युद्ध तकनीक चुन सकता है। इसके बाद उन्होंने कुछ सेवकों को कुछ इशारा किया। इसके बाद 2 सेवक एक मेज के ऊपर एक सफेद रंग का गोल पत्थर उस मंच पर लाकर रख दिया और प्रधानाचार्य को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद प्रधानाचार्य ने सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए आगे बोले, ये जो आप सभी सफेद रंग का गोला देख रहे हैं, इसे प्रतिभा पत्थर के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये आपके प्रतिभा को आर्चने में आपकी मदद करेगा। अब सभी शिष्यों में से एक एक करके शिष्य यहाँ आएंगे और इस पत्थर हाथ रखकर अपने आत्मशक्ति को प्रसारित करेंगे। इसके बाद इस पत्थर का रंग आपकी प्रतिभा के हिसाब से बदल जाएगा।
अगर पत्थर पीले रंग का होता है तो उस शिष्य के पास साधारण प्रतिभा है। इस तरह अगर लाल रंग का हो जाए तो उसकी प्रतिभा मध्यम स्तर का होता है। इसी प्रकार विभिन्न रंग के विभिन्न स्तरों के प्रतिभाओं की पहचान किया जाता है। इसके बाद प्रधानाचार्य ने आचार्य सुमंत की तरफ इशारा करते हुए बोले, आचार्य सुमंत, यहाँ से अब आप सभी शिष्यों के प्रतिभा की जांच प्रारंभ कर सकते हैं। जिसे सुनकर आचार्य सुमंत प्रधानाचार्य की तरफ देखकर प्रणाम करते हुए बोले, जी प्रधानाचार्य। इसके बाद उन्होंने सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए बोले, अब आप में से एक एक करके सभी शिष्य अपने प्रतिभा को जांचने के लिए मंच पर आगे आइए। जिसे सुनकर सभी शिष्यों में से एक शिष्य जिसका नाम प्रवीण था उस मंच पर आ गया, जिस पर आचार्य सुमंत उससे बोले, आप अपने हाथ को उस गोले पर रखकर अपनी आत्मशक्ति को उस गले में प्रवाहित करो। जिस पर प्रवीण ने अपने सर को हाँ में हिलाते हुए उस गोले पर हाथ रखकर अपने आत्मीय शक्ति को उस पर प्रभावित किया, जिस पर उसे गोले का रंग धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। उस पत्थर का रंग धीरे धीरे सफेद से पीला, पीले से लाल होकर रुक गया। जिस पर सुमंत जी बोले, प्रवीण, तुम्हारा प्रतिभा मध्यम स्तर पर है, तुम्हें किसी भी दूसरे स्तर के निम्न कौशल का अभ्यास करना चाहिए। ये तुम्हारे प्रतिभा के साथ तुम्हारे शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर कभी भी दूसरे स्तर के मध्यम या फिर उच्च तकनीक का अभ्यास मत करना, वरना तुम्हें उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस पर उस शिष्य ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए मंच से नीचे उतर गया और मंच के दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। इसी प्रकार फिर दूसरे शिष्य जाकर अपना परीक्षण करते हुए मंच से नीचे उतरते गए और दूसरी तरफ खड़े हो गए। इस तरह कई शिष्यों के परीक्षण होने के बाद रमेश, जो कि मयंक के दोस्तों में से एक था, वो गया और उसका भी पत्थर पर गहरा लाल रंग दिखाई दिया, जिसका मतलब वो दूसरे स्तर के मध्यम श्रेणी के तकनीक सीख सकता था। जिस वजह से वो सभी शिष्यों की तरफ देखते हुए एक घमंड भरी मुस्कान के साथ दूसरी तरफ चला गया। दरअसल शक्तिनगर राज्य में नीले रंग के ऊपर के प्रतिभा वाले इंसान पिछले 100 सालों में दिखाई नहीं दिए थे, और लाल रंग के भी, यानी कि मध्यम स्तर के भी कुछ गिने चुने ही योद्धा शक्तिनगर राज्य में इस वक्त मौजूद थे। सप्तगिरी गुरुकुल में अभी तक जितने भी शिष्य यहाँ मंच पर आए थे, उनमें से केवल 10% ही ऐसे थे जो गहरे लाल रंग उस पत्थर पर लाने में सक्षम थे। जिस वजह से रमेश इतना घमंडी व्यवहार कर रहा था। फिर वो भी मंच से नीचे उतर गया और दूसरी तरफ चला गया। इसी तरह कुछ समय तक ऐसे ही शिष्यों का परीक्षण होता रहा। कुछ समय बाद राजकुमारी का नंबर भी आ गया। फिर राजकुमारी अपने जगह से उठाते हुए मंच की तरफ आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने मंच पर जाकर सभी आचार्यों तथा प्रधानाचार्य भीष्म जी को देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर आचार्य सुमंत की तरफ देखने लगी। जिस पर आचार्य सीमांत ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए राजकुमारी को आगे बढ़ने का इशारा किया। फिर जब राजकुमारी उस गोले के पास गई तो सारे शिष्य, खासकर सभी लड़के, राजकुमारी को बड़े प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से मयंक भी था, जो कि राजकुमारी को बड़े ही गौर से और बड़ी सी मुस्कान के साथ देखना था। इधर जब राजकुमारी मंच पर पहुंची तब रुद्रांश भी राजकुमारी की तरफ बड़े ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था, जिसे देखकर पास में खड़ा ध्रुव रुद्रांश की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपने हाथ से रुद्रांश को कोहनी मारते हुए रुद्रांश के मजे लेते हुए बोला, क्या बात है, लगता है किसी को राजकुमारी पर बड़ा ही प्यार आ रहा है। जिस पर रुद्रांश का मुंह शर्म से लाल हो गया। फिर उसने बड़े ऊठ-मूठ का गुस्सा करते हुए ध्रुव से बोल, क्या बकवास कर रहे हो यार, राजकुमारी हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त है और तुम समझ रहे हो कि वो मुझसे प्यार करेगी? ऐसा कैसे हो सकता है, और वैसे भी वो एक राजकुमारी है और तुम मुझे देखो, मैं एक गरीब जिसके पास अपनी माँ के लिए भी कुछ देने का सामर्थ्य भी नहीं है, और ऐसी हालत में तुम कह रहे हो कि मैं उनसे प्यार करूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा, और अगर मैं उनसे प्यार भी कर लूं तो भी राजकुमारी मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। हाँ, हालांकि वो मुझे अपना दोस्त जरूर मानती है। जिस पर ध्रुव बोला, रुद्रांश भाई, आप एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता राजकुमारी मान गई तो। इधर ध्रुव और रुद्रांश आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी छात्रों के चिल्लाने बातें करने की आवाज ही सुनाई देने लगी। छात्र में से एक ने बोला, मैंने कहा था ना, राजकुमारी शिवांगी हमारे राज्य की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है, उस पत्थर पर देखो, वो पत्थर अब काला रंग का हो गया है। जिसे सुनकर रुद्रांश और ध्रुव भी मंच की तरफ देखने लगे।
धर सभी आचार्य और प्रधानाचार्य ये जानते थे कि राजकुमारी शिवांगी का प्रतिभा बहुत उच्च स्तर पर है, पर उनको भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राजकुमारी का इतना अच्छा प्रदर्शन होगा। इसे देखकर सुमंत जी भी थोड़े आश्चर्यचकित हुए और फिर अपने आप को संभालते हुए थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोले, राजकुमारी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। आपका प्रतिभा अतुलनीय है। आपका प्रतिभा वर्तमान आकाशीय स्तर पर है। इसका मतलब ये है कि आप हमारे गुरुकुल का कोई भी युद्ध तकनीक अभ्यास कर सकती है। जिस पर राजकुमारी भी मुस्कुराते हुए सुमंत जी को प्रणाम करते हुए बोली, आपका धन्यवाद आचार्य सुमंत। जिस पर सुमंत जी भी अपना सर हाँ में हिला दिया। दरअसल राजकुमारी भी ध्रुव की तरह साधारण मनुष्य स्तर के 7वें पड़ाव तक पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब वो और ध्रुव इस गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य थे। फिर राजकुमारी भी मंच से नीचे उतर गई और मंच के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। इधर राजकुमारी के जाने के बाद सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। एक शिष्य ने बोला, देख भाई, मैंने कहा था ना, राजकुमारी को हमारे राज्य में कोई भी टक्कर नहीं दे सकता दिखाना उसे पत्थर भी काले रंग में बदल गया। जिस पर दूसरे ने बोला, सही बोला भाई, पर तुम एक और इंसान को भूल रहे हो। जिस पर पहला शिष्य बोला, कौन? ध्रुव। इस पर उस पहले शिष्य ने बोला, बिल्कुल, तुमने देखा नहीं शायद, अभी ध्रुव और राजकुमारी दोनों एक ही उम्र के हैं और दोनों ही साधारण मनुष्य स्तर के 7वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। इस पर दूसरे शिष्य ने बोला, हाँ भाई, बात तो तुमने सही बोला है, हो सकता है कि राजकुमारी और ध्रुव का प्रतिभा स्तर एक ही हो, पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि ध्रुव राजकुमारी को हरा सकता है। जिस पर पहले ने बोला, ये तो तभी आप पता चलेगा ना जब वो दोनों आपस में लड़ेंगे, पर ऐसा होना मुमकिन ही नहीं लगता क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने आप को प्रतिद्वंद्वी माना ही नहीं है, वो आपस में प्रतिस्पर्धा करते ही नहीं है। ऐसे ही सभी शिष्य आपस में बातें करने लगे। इसके बाद ऐसे ही कुछ और शिष्य आए और उनके प्रतिभा का परीक्षण करके चले गए। तो क्या होगा आगे? राजकुमारी के बाद अब आगे कौन जाएगा अपने प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए? और क्या होगा जब रुद्रांश जाएगा अपने प्रतिभा का परीक्षण करने के लिए? आगे जानने के लिए देखते रहिए रुद्रांश एक योद्धा।